भारत में 2011 के अंदर कम्युनल वायलेंस बिल आया था, मतलब उसको लाने की कोशिश थी, वो ला नहीं पाए क्योंकि उसका विरोध बहुत हुआ। ये जो कम्युनल वायलेंस बिल था ये इतना खतरनाक था कि अगर ये कम्युनल वायलेंस बिल उस समय पास हो जाता तो फिर भारत में हिंदू जो हैं वो सुरक्षित नहीं थे। असली अम्बेडकरवादी कौन है? नेहरू जी अम्बेडकर से अब क्या, जब दोनों समकालीन नेता हैं तो दोनों में ईर्ष्या थी या नेहरू जी उनकी प्रतिभा से डरते थे? तो नेहरू जी लिखते हैं कि अम्बेडकर ट्रेटर हैं, वो ब्रिटिश के साथ मिले हुए हैं। डीप स्टेट क्या है और जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी का क्या कनेक्शन है? तो ये जो डीप स्टेट है भारत में भी एक्टिव है। भारत में एक्टिव है। सोनिया गांधी के साथ जो उनके रिलेशन जो अभी सामने आए, अभी बहुत सारे तथ्य सामने आए। सोनिया गांधी के साथ पता चला राजीव गांधी फाउंडेशन में इनडायरेक्टली फंडिंग कर रहा था। कभी डर नहीं लगता कि कल को मान लीजिए देश में कांग्रेस की सरकार आ गई, अब भाई मीडिया वालों को सबसे पहले रडार पर लेते हैं, आज बैन किया है, कल को फिर कुछ और? बैन तो कर रखा है अगर जिस दिन आएंगे उस दिन नौकरी से निकाल देंगे। आपको रवीश कुमार जैसे पत्रकार मिल जाएंगे, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे पत्रकार मिल जाएंगे, और भी कई बड़े पत्रकार जो अब टीवी इंडस्ट्री से दूर हो चुके हैं, अजीत अंजुम जैसे, और वो सोशल मीडिया पर खूब धड़ल्ले से ज्ञान फैल रहे हैं। वो उन पत्रकारों ने उस टाइम तो खूब रगड़ कर मलाई खाई है, लेकिन आज उन्हें तानाशाही नजर आती है। नरेंद्र मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बीजेपी में आपको कौन दिखता है? बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारे लोगों को मानता हूँ। शिवराज सिंह चौहान हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं। बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नजर आता है? शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे? कुछ भी कहना मुश्किल है, कुछ भी कहना मुश्किल है। देखिए, योगी आदित्यनाथ का सियासी करियर बहुत मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ, हिंदुओं को योगी आदित्यनाथ में एक नई उम्मीद की किरण दिखती है। उनको लगता है कि हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसमें योगी आदित्यनाथ जिस तरह से स्टैंड लेते हैं। हेलो, हाय, नमस्कार, स्वीकार कीजिए आदर्श तिवारी का प्रणाम। और आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिन्हें पूरी दुनिया दो टूक सवाल जवाब करने के लिए जानती है, जो भारत के गिने चुने पत्रकारों में से एक है जिन पर कांग्रेस पार्टी ने बैन लगा रखा है, जिनकी बेबाकी से, जिनके सवाल से बड़े बड़े सत्ताधीश भी हिल जाते हैं। कई बार उन पर हमले भी हो चुके हैं, कई बार धमकियां भी मिल चुकी हैं, और उन्होंने पत्रकारिता को उस दौर से इस दौर में भी देखा है। चाटुकारिता वर्सेस पत्रकारिता पर सीधा प्रहार भी वो करते हैं। स्वागत कीजिए वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव सर का। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श। और अशोक सर, सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे, एक बार मैं पहले भी आपसे मुखातिब हुआ, लेकिन इस बार हम शुरुआत रिसेंट मुद्दों के साथ करते हैं, क्योंकि अभी सेशन, पार्लियामेंट्री सेशन खत्म हुआ है, और पार्लियामेंट का सेशन इस बार ऐसा रहा जिसे शायद पूरी दुनिया देख रही होगी। अंबेडकर को लेकर बीते कुछ दिनों से इस तरीके से नैरेटिव सेट किया जा रहा है जिसे लेकर समझ नहीं आ रहा है कि आखिर असली अंबेडकरवादी कौन है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी हाथ में संविधान लिए घूम रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उन पर निशाना साध रही है और उनकी पुरानी चिट्ठियों तक को दिखा रही है कि भाई, आपके जवाहरलाल नेहरू ने तो गद्दार तक कह दिया था अंबेडकर को। तो इस मुद्दे पर आपने भी कई डिबेट की, आपने कई चर्चाएं की है। जरा मुझे बताइए, आपके एनालिसिस से, आपके विश्लेषण से, असली अंबेडकरवादी, असली संविधान को मानने वाला, इतिहास के पन्नों से लेकर आज तक आपको कौन नजर आता है? आदर्श, पहली बात यह कि देखिए, असली अंबेडकरवादी, असली संविधानवादी, ये तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों में बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहिए हमको। मैं इसलिए कह रहा हूँ डिटेल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि जब जिसको ज़रूरत पड़ती है संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं, संविधान को मानते हैं। जब जिसको ज़रूरत पड़ती है अम्बेडकर की तस्वीर लगा लेते हैं, अम्बेडकर का नाम लेने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो संविधान में लिखा है वो संविधान भी तो एक समय में बदला ना, उसके ऊपर उसमें कितने बदलाव हो चुके। तो संविधान ऐसा नहीं है कि संविधान बदलता नहीं, संविधान में संशोधन होते हैं। दूसरी बात, अंबेडकर जी ने जो कहा था उनमें से आज कितना रेलेवेंस है, कितना नहीं है, वो सारी चीज़ें जो समय के साथ हमको देखना चाहिए। तो होता क्या है कि अंबेडकर के भी कई पहलू थे। अब जैसे अब आप अंबेडकर जी की बात जो करते हैं, जो लोग आज अंबेडकर अंबेडकर करते हैं, मैं कहता हूँ अंबेडकर जी की अगर आप इतने भक्त हो तो अंबेडकर जी की एक बात मान लेते। वो अंबेडकर जी ने कहा था कि बंटवारा तब तक, भारत का जो विभाजन हुआ वो तब तक अधूरा है जब तक आबादी की अदला बदली ना हो जाए। वो तो आप मानते नहीं अंबेडकर जी को। और अंबेडकर जी ने कहा था कि असली जब विभाजन हो गया तो वो इस बात के पक्षधर थे कि एक एक मुसलमान को पाकिस्तान भेज दो, एक एक हिंदू को भारत ले आओ। वो कह रहे हैं कि जब रिलीजियस आधार पर आपने बंटवारा कर लिया तो फिर भारत में क्यों किसी को रहना है। तो आप अंबेडकर की वो बात नहीं मानते हो। तो होता क्या है कि हर नेता, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर विचारक अपने अपने हिसाब से अंबेडकर जी को उठा लेता है, कहीं को उठा लेता है। लेकिन एक बात इसमें मैं यहाँ कहूँगा कि ये जो अंबेडकर वाली जो बात है ना, एक पुरानी कहावत है, हमने बचपन से सुनी होगी, और वो कहावत, वो लोग कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी।
तो मुझे लगता है जैसे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वैसी मजबूरी का नाम अम्बेडकर जी भी है। तो सब आजकल अम्बेडकरवादी बने हुए हैं, सब आजकल अम्बेडकर जी की तस्वीर लगा के घूम रहे हैं। अब किसने कितना उनको माना, क्या माना, वो सब चीज़ें मुझे लगता है उसका आकलन लोगों को करना चाहिए। लेकिन इतिहास में हमें ये नहीं भूलना चाहिए, अम्बेडकर जी, मैं खुद बताऊं आपको, मैं तो आप और हम पत्रकार हैं। कुछ साल पहले मैंने अम्बेडकर जी पे कार्यक्रम किया था। मुझे इस बात की दुख भी है और मुझे इस बात का शर्मिंदगी भी है कि अम्बेडकर जी को तो मैं भी पूरी अच्छी तरह से नहीं जानता था। क्यों? क्योंकि हमें स्कूली किताबों में या हमारे आसपास के माहौल में अम्बेडकर को जो बताया गया, हमको तो यही बताया गया कि वो दलितों के मसीहा। सही बात इसके अलावा बताया ही नहीं गया आज तक कि अम्बेडकर क्या थे। हमको तो दलितों मसीहा पढ़ाया गया, हमको तो यह पढ़ाया गया कि उनके ऊपर हिंदुओं ने अत्याचार किया था, छुआछूत थी, उसके बाद वो बौद्ध, हमको इतना ही अम्बेडकर जी की जानकारी दी गई ना। मैं हैरान रह गया जब मैंने अम्बेडकर जी पे कार्यक्रम किया। आपको मालूम है आज जो मैटरनिटी लीव मिलती है महिलाओं को, उसके प्रेरक अम्बेडकर हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को जब प्रसव होता है तो महिलाओं को जो है अवकाश देना चाहिए, ये आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी है। ये हमको नहीं पता था, ना हमको पता था अम्बेडकर जी के कितने पक्ष हैं। हमको ये नहीं पता था अम्बेडकर जी हैं वो अर्थशास्त्री थे। हमको ये नहीं पता था उनको कानून मंत्री बना दिया गया, लेकिन उनको कानून मंत्री जो बनाया गया था वो कानून मंत्री से कहीं ज्यादा थे, उनके अंदर और प्रतिभा थी, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। वो खुद अंतिम समय तक कहते रहे, इंतजार करते रहे नेहरू जी जो है उनके साथ न्याय करेंगे, उनको कानून मंत्रालय के साथ साथ प्लानिंग या कोई और मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन उनको नहीं दिया गया क्योंकि नेहरू जी अम्बेडकर से, अब क्या, जब दोनों समकालीन नेता हैं तो दोनों में ईर्ष्या थी, या नेहरू जी उनकी प्रतिभा से डरते थे, या नेहरू जी को लगता था कि मेरे से ज्यादा लोकप्रिय हो जाएंगे, बड़ी सारी चीजें। और मैंने तो अपने प्रोग्राम में तथ्यों के साथ दिया। खुद अम्बेडकर जी ने कहा कि कांग्रेसी मुझे गद्दार बोलते हैं। आप सोचिए, ये बात अम्बेडकर खुद कह रहे हैं कि कांग्रेसी मुझे गद्दार, तो किसी कांग्रेसी ने, कांग्रेस के नेता ने उस समय बोला होगा। और अब तो चिट्ठी आ गई सामने, जिस चिट्ठी में जो है राजकुमारी अमृत कौर को जो चिट्ठी लिखते हैं जो है नेहरू जी, तो नेहरू जी लिखते हैं कि अंबेडकर ट्रेटर हैं, वो ब्रिटिश के साथ मिले हुए हैं। तो ये सब चीजें मुझे अब बताइए, मतलब ये कल तक तो सावरकर के लिए हमें सुनाई देता था कांग्रेस पार्टी के मुंह से, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए भी पंडित नेहरू की वो चिट्ठी हैरान करने वाली है। अब मुझे मतलब यहां से ये समझ आ रहा है सर कि सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर का इस्तेमाल दलितों का वोट बैंक जो कांग्रेस पार्टी से खिसक रहा है उसे वापस से कैसे मेंटेन किया जाए, सिर्फ इसीलिए हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए हो रहा है। वो जाति का एक, राहुल गांधी आजकल जो जाति जाति करते हैं, तो जाति की दीवार, जाति का एक जो है विभाजन करके वो दलित वोट की, क्योंकि कांग्रेस तब तक सत्ता में लौट नहीं सकती जब तक कि दलित वोट नहीं आता। दलित वोट कांग्रेस से चिटक चुका है। हाँ, तो इसलिए जो है ये सारा का सारा नाटक, ये सारा का सारा ड्रामा जो है इसलिए हो रहा है। अरे इसीलिए तो इतिहास के पन्ने अगर पलटेंगे तो उसमें साफ तौर पर कई जगह ये मेंशन है कि 1951-52 के चुनाव में हरवाने के लिए पूरी कांग्रेस फौज खड़ी हो गई थी उनके विपक्ष में। दो बार वो 543 सीटें थी। उन 543 सीटों में नेहरू जी मुश्किल से चुनिंदा सीटों पर गए थे, लेकिन वो अंबेडकर जी को हराने के लिए जरूर गए थे, उनके खिलाफ प्रचार किया था। और बल्कि अब तो ये भी बात चर्चा हो रही है कि भारत में जो पहला चुनाव जो रिग्ड हुआ, पहला चुनावी धांधली हुई, वो अंबेडकर जी के साथ हुई, क्योंकि अंबेडकर जी करीब शायद 14,000 वोटों से हारे और उस चुनाव में 70,000 वोट जो है डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे। 70,000। आप सोचिए कि आज भी क्या कभी आपने सुना 70,000 वोट डिस्क्वालीफाई हो जाए? तो अंबेडकर जी के साथ तो जो कांग्रेस ने किया है, मुझे लगता है कांग्रेस का तो मुंह नहीं बनता कि अंबेडकर जी का नाम ले। कांग्रेस ने अंबेडकर जी के साथ क्या क्या नहीं किया वो पूरा का पूरा। और ये ऐसा नहीं कि नेहरू जी नहीं किया था, अभी तो तथ्य सामने आ गए ना। 2012-13 में, 2000 जब यूपीए सरकार थी, तब इन्होंने जो है किताबों में जो कार्टून दिया कि अंबेडकर जी को चाबुक से पीट रहे हैं नेहरू जी, और नेहरू जी उनको चाबुक से पीट कर कह रहे हैं कि तुम संविधान जल्दी बनाओ, देर क्यों कर रहे हो। अब आप बच्चों को ये पढ़ा रहे हो। फिर अभी हाल में जो है कांग्रेस का जो नेशनल हेराल्ड अखबार था, नेशनल हेराल्ड अखबार ने बाकायदा सुधींद्र कुलकर्णी ने एक आर्टिकल लिखा। नेशनल हेराल्ड, ये वही सुधींद्र कुलकर्णी है जो कहते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, कांग्रेस के कोर टीम में से एक हैं। तो सुधींद्र कुलकर्णी लिखते हैं कि संविधान बनाने में अंबेडकर का रोल तो बहुत कम था। अच्छा। नेहरू जी असली संविधान बनाने वाले। वो सुधींद्र कुलकर्णी लेख लिखते हैं, कांग्रेस का नेशनल हेराल्ड उस लेख को छापता है, और उसके बाद सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी के गुरु हैं वो उसको ट्वीट करते हैं। हाँ। तो आप तो 2022 तक भी नहीं मान रहे थे अंबेडकर जी को, आज आप अंबेडकर कर रहे हो। तो ये सारे के सारे मुझे लगता है इनको आईना देखना चाहिए कि इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, इतने पाप किए। और सिर्फ मैं ये भी बता दूं, देखिए हम लोग अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं,
सिर्फ अंबेडकर नहीं, सिर्फ अंबेडकर नहीं, भारत में हर इतिहास पुरुष के साथ, सही बात है, हर इतिहास पुरुष के साथ धोखा किया गया है। वीर सावरकर के बारे में गलत पढ़ाया गया। गांधी परिवार ने हर भारत के स्वतंत्रता सेनानी के साथ धोखा किया है, हर इतिहास पुरुष के साथ धोखा किया है। क्यों किया, कभी सोचिए। सिर्फ एक ही वजह कि उनको लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनसे कोई जो है ज्यादा ऊपर ना चला जाए। आप ये सोचिए कि आज ये पहले अंबेडकर जी को गाली देते थे, आज राहुल गांधी सावरकर को गाली दे रहे हैं, ठीक है। उसके पहले जो है राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद जी जब उनकी मृत्यु हुई तो सोचिए, एक पूर्व राष्ट्रपति, भारत का पहला राष्ट्रपति, संविधान सभा के वो चेयरमैन थे, वो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी मृत्यु हुई, पटना में उनका अंतिम संस्कार था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने उस वक्त जो उपराष्ट्रपति थे, जो राष्ट्रपति थे, उनको कहा कि आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, और खुद भी नहीं गए। तो वो तो राधा कृष्णन जी ने कहा कि भाई जो सम्मान के हकदार हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए राजेंद्र प्रसाद को। वो जवाहरलाल नेहरू के मना करने के बावजूद जो है पटना गए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। मतलब आप इतना, आपका छोटा दिल है कि आप भारत के पूर्व राष्ट्रपति, स्वतंत्रता सेनानी को आप जो है श्रद्धांजलि, उनके अंतिम समय में श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। तो ये क्या है? ये आप सोचिए, इस देश के अंदर 600 से ज्यादा जो है जो तमाम योजनाएं हैं वो पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम है। हमारी जिंदगी क्या थी? अब तो थोड़ी बहुत चीजें बदल रही है। आपकी जिंदगी है, आप यहां से उठोगे, राजीव चौक जाओगे, राजीव चौक जाकर राजीव गांधी मेट्रो स्टेशन से बैठोगे और उसके बाद उतरोगे कहां? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे उतरोगे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से चढ़ोगे और उसके बाद जो है नेहरू एयरपोर्ट पे उतरोगे। तो आपको तो ऐसा कर दिया था जैसे पूरा देश जो है नेहरू, गांधी, इंदिरा, यही सब है। ये इस देश में तमाशा बना रखा था इन लोगों ने। अब भाई कोई ये कह दे कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? यानी ये परिवार हमेशा से सोचकर चलता था कि इससे ऊपर कोई जा ना सके। बिल्कुल। और मैं वाकई उन लोगों से भी ये कहना चाहूंगा जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और अभी बीते दिनों, क्योंकि अब देश की सड़कों पर भी इस तरीके से आह्वान होने लगे हैं कि भाई अंबेडकर के खिलाफ बोल दिया गया है, सड़कों पर उतरो, मायावती ने देश भर में आह्वान कर दिया। तो उन लोगों को ये पॉडकास्ट से उनकी आंखें खुल जाएंगी कि आखिर असली अंबेडकर का सम्मान करने वाला कौन है और किसने इतिहास में अंबेडकर का अपमान किया है। आंखें खोल लीजिए, यहां से आपको सारे फैक्ट्स साफ तौर पर पता चल रहे हैं। खैर, संसद के अंदर और भी चीजें हुई हैं जिसने इस वक्त, मैंने एक संसद पे आप जहां, मैं एक चीज और जोड़ देता हूं। देखिए, मैं ये इस बात को मानता हूं, कोई भी, चाहे अंबेडकर जी हो, गांधी जी हो, कोई भी ये भगवान नहीं थे। सही बात, ये भगवान नहीं थे, ये इंसान थे, और ये महान इंसान है। इन्होंने कुछ अच्छी चीजें करी, कुछ इनकी चीजें ऐसी है जिनको आपको खराब लग सकती है। तो इनको जो है दोनों तरह से देखना चाहिए, और हमको किसी की आलोचना करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। हम तो, हमारा तो धर्म और हम तो संस्कार के हैं कि हम भगवान राम की भी आलोचना कर देते हैं। हमारे यहाँ तो ये भी होता है, हम तो सबकी आलोचना, तो किसी की आलोचना करने में, लेकिन किसी का अंधभक्त भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी के भी अंधभक्त हो। लेकिन जो अच्छी चीजें उनको आपको स्वीकार करना चाहिए। एक चीज और मैं अंबेडकर जी के संदर्भ में बता दूं, इस देश में कितना बड़ा छलावा किया गया, इस बात को समझिए। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में आज़ादी के बाद इतना बड़ा छल, इतना बड़ा कपट किया गया। हमको इस किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि अंबेडकर जी, हिंदुओं ने अंबेडकर जी के साथ अत्याचार किया और इसलिए बौद्ध हो गए, ठीक है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर हिंदुओं ने छुआछूत किया तो अंबेडकर जी के साथ मुसलमानों ने भी छुआछूत की थी। वो उतने ही त्रस्त मुसलमान लोग कह देते हैं, नहीं भीम की आजकल जोड़ी बनाने का चलन है, कि भीम एक कॉम्बिनेशन बन जाए, मुस्लिम हो जाए, दलित हो जाए, तो वो भी नहीं। तो इस चक्कर में कांग्रेस ने भी भीम का कॉम्बिनेशन बनाने के चक्कर में इस देश को ये नहीं बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो अत्याचार करने वाले उसमें मुसलमान भी थे। उन्होंने अपनी एक किताब में खुद जिक्र किया था, वो किसी जगह, मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा, कि अंबेडकर जी खुद एक जगह पर गए, एक गांव में गए, वो मुसलमानों का गांव था, वो तालाब से वो पानी पीना चाहते थे। वहां पे मुसलमानों ने कहा कि ये तुम नीची जात के हो, तुम यहाँ पानी, सोचिए मुसलमान कह रहे हैं नीची जात के हो, तुम यहाँ पानी कैसे पी सकते हो। उसके बाद जो है अंबेडकर खुद लिखते हैं कि हम लोग अगर वहां थोड़ी देर और रुक जाते तो गांव के लोग हमारी लिंचिंग कर देते, तो अंबेडकर जी को वहां से भागना पड़ा।
अब ये जो अंबेडकर का सेलेक्टेड हमको पढ़ाया जाता है, आपको ये मालूम कहीं है? मिलेगा नहीं, ये लेकिन आपको नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में। और मैंने कई लोगों से पूछा, कई कांग्रेसी से पूछा, आपको पता है? वो कहते हैं हमको तो, हमने तो आज तक नहीं सुना। तो आपको पता कैसे होगा जब आप पढ़ाएंगे नहीं? तो अंबेडकर की किताब का यह हिस्सा भारत में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है यह हिस्सा अमेरिका में अंबेडकर जी की किताबों में पढ़ाया जाता है। तो अमेरिका में ये पढ़ाया जा रहा है, भारत में ये नहीं पढ़ाया जा रहा। कितना छल, कितना कपट आप करोगे, कितनी मतलब आप इस तरह से मैनेज करोगे। और एक बात, अंतिम चीज, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं सिर्फ यहां पे अंबेडकर की बात नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं, और मैंने अपने डिबेट में एक दिन पूछा, क्योंकि मैं कोई बड़ा ज्ञानी या मैं कोई वो नहीं हूं, मैंने भी ये पढ़ कर रिसर्च करके मुझे मालूम पड़ा। और जब मुझे मालूम पड़ा, मुझे इतना झटका लगा, सदमा लगा। क्या आपको मैं पूछूं कि बानवी इमली के बारे में आप जानते हैं? नहीं आप जानते होंगे। मैं भी नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। मैंने अपने डिबेट में सबसे पूछा, कोई नहीं जानता था। क्या आपको मालूम है कि बानवी इमली फतेहपुर में एक पेड़ को कहते हैं, इमली का पेड़ है। अच्छा। और उसका नाम बानवी इमली क्यों है? क्यों? उस पेड़ के ऊपर शायद 1836 या 1832 के आसपास उस पेड़ के ऊपर अंग्रेजों ने 52 हिंदुस्तानियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, एक दिन 52 लोगों को एक समय पे फांसी पे लटका दिया था। एक पेड़ के ऊपर 52 लोगों को, 52 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी पे लटकाया गया था। और 1 महीने तक उनके शव को कोई हाथ नहीं लगा सकता था। तो क्योंकि 52 लोग उस पेड़ पे लटकाए गए थे, इसलिए उसको बानवी इमली कहते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या पूरे आजादी के इतिहास में, पूरा आजादी का जो हमारा संघर्ष था, क्या कांग्रेस के 52 लोग कभी फांसी पे चढ़े? बिल्कुल नहीं। क्या 52 लोग कांग्रेस के फांसी पे चढ़े? ये जो खड़गे जी आ जाते हैं, बोलते हैं कि आजादी तो हमने दिलाई, तुम्हारा कुत्ता नहीं। अरे तुमने आजादी नहीं दिलवाई है। जब कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था, उस वक्त जो है, कांग्रेस के जन्म से 50 साल पहले 52 लोगों को एक ही दिन में एक साथ फांसी पे चढ़ा दिया गया, क्योंकि वह अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन क्या आपकी, हमारी इतिहास की किताबों में, क्या हमारी स्कूली किताबों में बानवी इमली के बारे में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए। क्या बच्चों को नहीं मालूम होना चाहिए कि वो 52 लोग कौन थे जो एक ही दिन जो है भारत माता की जय करके जो है फांसी पे चढ़ गए और उनके शव तक नहीं लेने दिए गए? उससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है? लेकिन उसको आपने मतलब जिक्र तक नहीं किया। आप बानवी इमली के बारे में पढ़ाते नहीं। आप क्या पढ़ाते हो? दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आप पढ़ाते हो कि नेहरू जी ने नारा लगाया, अंग्रेज भाग गए। बाबर के बेटे हुमायूं, हुमायूं के अकबर। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक तो हमको तो, जिस तरह से हमको, जिस माहौल में हम हिंदुस्तानियों को पाला पोसा बड़ा किया गया, आज मुझे शर्म आती है कि हमको किस तरह का इतिहास पढ़ाया गया, हमको किस तरह की किताबें पढ़ाई गई हैं, हमको हिंदुस्तान के बारे में, हम हिंदुस्तान से कटे रहे, हमको इस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग की गई है। बिल्कुल, बहुत महापुरुष रहे भारत के इतिहास में, लेकिन उन महापुरुषों में कोई भी ऐसा ना है, नेहरू गांधी परिवार का बोलबाला रहे और भारत मुगलों का इतिहास पढ़े लेकिन अपना असल इतिहास ना पहचान पाए। यही तो कोशिश रही है शुरू से, और जब इसे बदलने की बात आती है तो फिर इन्हें पेट में दर्द होता है कि भाई आप तो एक तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। खैर, इस बार अशोक सर बहुत सारी चीजें सदन के अंदर देखने को मिली। धक्का मुक्की वाला कांड हुआ। अब मैं ये समझना चाहता हूं, अगर मान लीजिए इसमें राहुल गांधी दोषी पाए गए तो क्या उन्हें जेल जाने की भी संभावना है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जितना मेरी समझ है, ऐसा है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर कोई धक्का नहीं मारा। मैं बड़ा साफ कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जाके धक्का मारा होगा, तो अगर सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है वो करके। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया होगा? आप राहुल गांधी की साइकी को समझिए। आप कभी जिम गए? बॉडी बिल्डिंग के लिए आप गए? जब आप जिम जाते हैं, जिम से वापस आते हैं, तो आपको क्या लगता है? आपको लगता है मेरी बॉडी में बड़ी ताकत आ गई, है ना? मैं भी जाता था, जब जाता था मुझे लगता था। तो जिम, हमारे यहाँ क्या होता था कि जब किसी को ताकत मिलती थी, आप अगर हमारे पुराण इतिहास किताबें पढ़ें, पुराण पढ़ें, धर्म ग्रंथ पढ़ें, उसमें ये जब भगवान किसी को ताकत देता था तो कहता था कि संयम भी आपको होना चाहिए, ताकत का इस्तेमाल करना है। पहले वो सीखो आप कि ताकत का, क्योंकि ताकत का बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जिम जाने वाले जो आजकल लड़के लड़कियां होते हैं, उनके साथ भी यही होता है कि आपको उस समय लगता है कि हाँ मेरी बॉडी में ताकत आ रही है, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। लेकिन आपको असली अगर आप हैं तो फिर अगर आप तो आपको अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। होता क्या है कि संयम नहीं सिखाते। तो अगर जिम जाने वाले 2 लोग हैं, एक बड़ा संयमित व्यक्ति है और एक गली का गुंडा किस्म का है, तो जो गली का गुंडा किस्म का व्यक्ति है ना,
तो जब वो जिम जाने लगेगा, जैसे उसकी बॉडी बनेगी, वो आधी बाजू की टी शर्ट खरीदेगा, मोहल्ले में ऐसे करके घूमेगा, 2-4 लोगों को चलते हुए जो है कंधा भी मार देगा, 2-4 लोगों को कहेगा तू किसने कंधा मार दिया, उसने पूछ लिया, तो वो गली के गुंडों की स्थिति होती है। यानी राहुल गांधी की स्थिति अभी ऐसी है कि वो संयमित बालक नहीं है, अभी नई नई उन्हें जिम्मेदारी मिली है, इस वजह से वो संयम नहीं रख पा रहे। जिम्मेदारी देखिए, राहुल गांधी एक चीज, वो अकीडो जापानी मार्शल आर्ट है, उसमें वो ब्लैक बेल्ट है, बिल्कुल। अभी उन्होंने बॉडी बना ली है, तो सांसदों पर उतारने की अभी उन्होंने बॉडी बना ली है। तीसरी चीज, बॉडी बनाने के साथ उन्होंने क्या किया, उनका बयान याद कीजिए, उन्होंने संसद में क्या कहा था। उन्होंने कहा था शरीर में गर्मी पैदा करनी पड़ती है तपस्वी होने। अब बॉडी उन्होंने बना ली, उनको गर्मी खूब लगती है, शरीर में बॉडी है, इसलिए सर्दी में भी आजू बाजू की टी शर्ट पहन के घूमते हैं। तो अगर कोई अकीडो में ब्लैक बेल्ट है, अगर किसी के शरीर में गर्मी है, किसी की बॉडी बन गई, तो हुआ क्या होगा, मैं जो हुआ होगा, सांसद खड़े होंगे। तो राहुल गांधी ने कहा मैं साइड से क्यों जाऊं, और भाई युवराज तो हैं वो, उनमें वो मानसिकता तो है कि मैं देश का युवराज हूं, और 99 सीटें मिल गई हैं इस बार, तो वो भी बड़ी बात है। तो उनको लगा, राहुल गांधी को लगा होगा कि मैं साइड से क्यों जाऊं, तो वो अपनी बॉडी को दिखाते हुए वो जाकर भिड़ गए होंगे सांसदों से। अब उसमें क्या हुआ होगा, जब वो ऐसे गए होंगे और 2-4, तो उसमें कुछ लोग धक्का खा के गिरे होंगे और उसी में जो है सांसदों को चोट आई होगी। मैं इसको ऐसे समझता हूं, मैंने ये नहीं सोचा कि उन्होंने जाके ऐसे पुश किया होगा, ये सब तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें। अच्छा, अब तो इसमें मुझे नहीं लगता कि जेल जैसी स्थिति होगी, लेकिन हाँ मामला गंभीर है, और सिर्फ ये मामला नहीं है राहुल गांधी के लिए। मार्च तक राहुल गांधी की नागरिकता वाला जो मामला है, उसमें भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मार्च में भारत सरकार ने ब्रिटेन से इसके बारे में जानकारी मांगी थी कि उनकी नागरिकता के बारे में ब्रिटेन ने अभी तक जानकारी नहीं दी है। तो मार्च तक जो है, मैं ये कह मानता हूँ कि मार्च तक थोड़ा सा राहुल गांधी के लिए स्थिति जो है वो थोड़ा सा विकट है, थोड़ा उनके लिए संकट का समय है। लेकिन ताकत दिखाने की बात आती है तो सर, आप इसमें टैक्स पेयर्स का कितना पैसा बर्बाद होता है। आप अपनी ताकत दिखा रहे हो, और ताकत एक जगह और दिखाते हैं, वो है अडानी के मुद्दे पर। अडानी का मुद्दा बड़ा वैसा समझ आता है, विचित्र टाइप का, कि अडानी को लेकर वो देश में तो घेरेंगे सरकार को, लेकिन वही तेलंगाना में उनकी सरकार है, तेलंगाना में वो जाकर देवोस में जाते हैं और सीक्रेट मीटिंग करके हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट उठा लेते हैं। जब अशोक गहलोत थे मुख्यमंत्री राजस्थान के, तो वहां तो नतमस्तक करके खड़े हो जाते थे। तो अडानी को सिर्फ और सिर्फ क्या मोदी और उनके रिलेशन की वजह से ही वो घेरा जा रहा है, या फिर किस तरीके का मुद्दा है, और हर बार इसे उठाया जाता है, हर बार समय बर्बाद हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है अडानी वाला जो मुद्दा कांग्रेस उठा रही है, राहुल गांधी उठा रहे हैं, उसके पीछे डीप स्टेट का हाथ है, उसके पीछे जॉर्ज सोरोस का हाथ है। ये सारे मुद्दे वहीं से प्लांट हो रहे हैं। अभी राहुल गांधी जो भी कदम उठाते हैं, राहुल गांधी जो भी मुद्दे उठाते हैं, वो कहीं ना कहीं डीप स्टेट के जो मुद्दे होते हैं। और वो डीप स्टेट अडानी को क्यों टारगेट कर रहा है, सोरोस क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि भारत के उद्योगपति हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि ठीक है, मान लो आप कह रहे हो कि भाई अडानी ने गड़बड़ किया, मैं पूछ रहा हूँ आप मुझे एक भारत का उद्योगपति दिखाओ जो बड़ी ईमानदारी से आया हो। और उद्योगपति क्यों, मैं कह रहा हूं कि आप अभी छोटी सी दुकान खोल लीजिए, बिल्कुल पुलिस वाला आपसे जो आएगा कहेगा 100 रुपए दे दो, ठीक है ना, कि तुमने दुकान में बाहर। तो भारत में कोई बिजनेस करना, ये सिस्टम ऐसा है, भारत में इस तरह का सिस्टम बन गया है कि एक छोटा सा भी व्यक्ति कोई छोटा सा कारोबार शुरू करेगा, उसको 10 जगह पे। अभी तो मैं सुन रहा था किसी से कि कोई व्यक्ति ने अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया, वो जीएसटी जो है उसको नंबर चाहिए था, तो उसके पास जीएसटी अधिकारी आए, सब कुछ ऑन पेपर सब बढ़िया था। उन्होंने कहा जी 5,000 दे दो, आपको जीएसटी मिल जाएगी। तो ये स्थिति इस देश में है, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं, और मैं इसमें हम ये सीधा कहता हूं कि चोरी बेईमानी हम हिंदुस्तानियों के खून में घुस चुकी है। जिसको जहां मौका लगता है वो बेईमानी करता है। तो अब क्या है ना कि तो अंबानी ने, अडानी ने, टाटा तो बड़ा सब माना जाता है कि टाटा बड़ा फेयर, लेकिन टाटा के हाथ से भी नीरा राडिया निकली थी। नीरा राडिया ने क्या क्या किया था, तो ये सब तो चीजें हम जानते हैं ना। तो इसलिए मान लो कि उसने 2-4 चीजें इधर उधर करी भी होंगी, लेकिन अल्टीमेटली वो भारत का एक ऐसा बिजनेसमैन है जो विदेशों में जाकर के कॉन्ट्रैक्ट उठा रहा है, और वो चीनी कंपनियों के साथ लड़के कॉन्ट्रैक्ट उठा रहा है। अब वहां पर विदेशों में जाकर ऐसा थोड़ी है कि वो कोई उसको जो है क्योंकि अडानी है इसलिए दे देंगे। भाई वो तो देखेंगे उनका फायदा क्या है, तो वो देखते हैं कि एक चीनी कंपनी है, एक अडानी कंपनी है, अडानी कंपनी को दे देते हैं। तो इसलिए तो हमको गर्व होना चाहिए कि एक भारत की कंपनी, जब मुझे याद है टाटा की तरफ से एक खबर आई थी, इंग्लैंड का, लंदन का एक बहुत बड़ा होटल था, उसको टाटा ने खरीद लिया था, बड़ा पुराना होटल था। तो हमको इस बात की खुशी हुई
कि भाई टाटा को जो है टाटा ने जो है ब्रिटेन का लंदन का सबसे बढ़िया होटल खरीद लिया। एक भारतीय होना, हम कभी उस होटल में जाते नहीं, हाँ। ना हमको टाटा से कुछ मिलता है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते हमको खुशी मिलती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो डूबती ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारतीय ने खरीद लिया, हमें गर्व हुआ कि यार चलो एक भारतीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसी तरह से अगर अडानी जो है दुनिया के 5 देशों में 10 देशों में चीन की कंपनी को जाकर पछाड़ करके कोई कॉन्ट्रैक्ट हथिया लेता है, तो एक भारतीय होने के नाते हमें खुशी होनी चाहिए। लेकिन अब किन लोगों को ये अडानी चुभ रहे हैं, किनको चुभ रहे हैं? चीनी कंपनियों को चुभ रहे हैं। किनको चुभ रहे हैं? जॉर्ज सोरोस को चुभ रहे हैं, डीप स्टेट को चुभ रहे हैं। क्योंकि अगर अडानी बढ़ेगा या भारत के व्यापारी व्यवसायी बढ़ेंगे तो उनकी जो है जमीनें हिलेंगी, भारत को मजबूत होते वो नहीं देखना चाहते। तो इसलिए जो है ये सारी चीजें हो रही हैं। अडानी पर जो अटैक होता है, आप पुरानी बात कर रहे हैं, अभी तो तेलंगाना ने 1200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया अडानी को, तो तेलंगाना में आप 1200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दो। तो अगर इतना ही दम है राहुल गांधी में या कांग्रेसियों में, तो बोलिए ना कि हम अडानी के साथ बिजनेस नहीं करेंगे। आप चल ही नहीं सकते हैं इस जमाने में। आप अडानी के बिना, भाई तेलंगाना में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जब छत्तीसगढ़ में सरकार थे भूपेश बघेल के इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया था, झारखंड में आ रहा है, तो आप अडानी के बिना, जो इस वक्त एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, उसके बिना आप कैसे चल जाएंगे? फिर भी आप कह रहे हो कि अडानी चोर है, आप ईमानदार हो, तो आप कह दीजिए ना कि हम चोर के साथ कोई धंधा नहीं करेंगे, गोदी में भी उन्हीं के बैठना, जाके में बैठना। तो फिर ये सब डबल स्टैंडर्ड है, इसको समझना चाहिए मुझे। आपने एक डीप स्टेट का जिक्र किया, जरा बताइए सर डीप स्टेट क्या है और जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी का क्या कनेक्शन है? देखिए, जॉर्ज सोरोस और जहां तक डीप स्टेट की बात है, अमेरिका का डीप स्टेट जो है वो अलग अलग तरह से काम करता है। और अमेरिका में 2 स्टेट है, एक तो वहां की सरकार और जो राष्ट्रपति होते हैं, उसके साथ साथ एक डीप स्टेट लगातार काम करता है। और वो डीप स्टेट जो है उसमें कुछ व्यापारिक घराने हैं, कुछ जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हैं, कुछ उनके CIA के बाकी लोग जो हैं, वो अमरीकी हितों को कई बार जो है अमरीकी हित और कई बार उन व्यापारिक घरानों के हित, वो उनके लिए जो है ढक छिप कर काम करते हैं। वो अलग अलग तरह से काम करते हैं, पर्दे के पीछे से काम करते हैं, और कई बार बहुत खतरनाक तरीके से काम करते हैं। अब आप सोचिए कि मुझे याद नहीं आ रहा, अब देखिए जो है बस ये बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। वहाँ की जो जिनका तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना ने क्या कहा? शेख हसीना ने कहा कि वो अमेरिका के साथ एक डील थी, कोई टापू का कोई मामला था शायद, उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने, और उसके बाद क्या हुआ? अब ये तो चीज पता है, इसके अलावा न जाने कितनी चीज होंगी जो अमेरिका बांग्लादेश से चाहता था, जिसको बांग्लादेश ने नहीं किया होगा। तो उनको लगा कि इसको गिराना है, और अल्टीमेटली उन्होंने उसको, वो डीप स्टेट का हाथ था। डीप स्टेट की अब ताकत समझिए कि आप सोचिए, मतलब मुझे तो हैरानी, अब तो मुझे नोबेल पुरस्कार जो मिलते हैं, मुझे उनमें भी कोई आस्था नहीं रही। मुझे नोबेल पुरस्कारों में भी मुझे लगता है कि ये क्या है। आप सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति, मोहम्मद यूनुस जैसा व्यक्ति, उसको आप नोबेल पुरस्कार दे देते हैं, आज जो हिंदुओं का कत्लेआम करवा रहा है, बिल्कुल, और वो भी नोबेल शांति पुरस्कार। ऐसे व्यक्ति का, मुझे तो लगता है आज के बाद किसी ढंग के आदमी को नोबेल शांति पुरस्कार मिले भी तो लौटा देना चाहिए। सही बात कि अगर मोहम्मद यूनुस नोबेल शांति पुरस्कार हो सकता है, तो फिर मुझे लगता है इस देश में जो है, फिर नोबेल शांति पुरस्कार जो है, मुझे लगता है वो आतंकवादियों को दीजिए, किसी को दीजिए, लेकिन एक ढंग के आदमी को नहीं लेना चाहिए। सही बात है। अब समझिए क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात हो रहे हैं। 2 दिन में 3 मंदिरों पर फिर हमला, यूनुस बोलने को कुछ तैयार नहीं है। इससे पहले भी इस्कॉन के अध्यक्ष तक को जान से मारने की धमकी खुली मिल चुकी है। उनके वकील को किस तरह से मार दिया गया कि जो वकील, तो ये डीप स्टेट का ताकत है। तो ये जो डीप स्टेट है भारत में भी एक्टिव है। भारत में एक्टिव है। सोनिया गांधी के साथ जो उनके रिलेशन जो अभी सामने आया, अभी बहुत सारे तथ्य सामने आए। सोनिया गांधी के साथ पता चला राजीव गांधी फाउंडेशन में इनडायरेक्टली फंडिंग कर रहा था, और मैंने एक दिन मैं रिसर्च कर रहा था, और रिसर्च के बाद मैंने इसको अपने प्रोग्राम 2 टूक में खुलासा भी किया कि भारत में 2011 के अंदर कम्युनल वायलेंस बिल आया था, मतलब उसको लाने की कोशिश थी, वो ला नहीं पाए क्योंकि उसका विरोध बहुत हुआ। ये जो कम्युनल वायलेंस बिल था, ये इतना खतरनाक था कि अगर ये कम्युनल वायलेंस बिल उस समय पास हो जाता तो फिर भारत में हिंदू जो हैं वो सुरक्षित नहीं थे। इस कम्युनल वायलेंस बिल में ये कहा गया था कि जहां कहीं भी दंगे होंगे, कहीं भी दंगे होते हैं, तो उस दंगे में पहली नजर में ही ये मान लिया जाएगा कि दंगे हिंदुओं ने करवाए। ठीक है, उस बिल में ये था, उस बिल में कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार थी, 2011-12 की बात थी। अच्छा। उस बिल में ये था कि अगर एक मुस्लिम महिला ने कह दिया कि भाई जो है मेरा बलात्कार हुआ है, तो उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा, और जिस हिंदू के ऊपर उंगली उठा दी उसको उठा के जेल में, और उसको फिर जो है प्रूव करना होगा,
उसको प्रूव करना होगा कि उसने बलात्कार नहीं किया। उसके बाद बचाव का कोई इस कम्युनल वायलेंस में था कि अगर 5 लोग जो हैं हिंदू जो हैं वो एक साथ नहीं जा सकते। पता नहीं इतनी खतरनाक चीजें थी इसमें कि इस कम्युनल वायलेंस बिल में अगर हो जाता तो मतलब दंगे का मतलब था कि हिंदुओं को उठा के जेल में डाल दो और मुस्लिम जो है वो बिल्कुल निरपराध हैं, बिना किसी जांच के, बिना किसी तथ्य को जाने उस कम्युनल वायलेंस बिल का पूरा का। अब ये कम्युनल वायलेंस बिल किसने बनाया था? ये कम्युनल वायलेंस बिल उस समय आपको याद होगा सोनिया गांधी जी के साथ उनकी एक टीम थी जिसको NI क्या बोलते थे, सोनिया गांधी की सलाहकार परिषद थी। तो वो सलाहकार परिषद में उसमें ये बिल को तैयार करने में 32 लोग थे। उसमें हर्ष मंडार जैसे लोग थे। ये हर्ष मंडार जो है जॉर्ज सोरोस का आदमी है। हर्ष मंडार बाकायदा जॉर्ज सोरोस के लिए काम करता है और ये उन लोगों में शामिल था जिन्होंने कम्युनल वायलेंस बिल बनाया था। और इनको जो फंडिंग है, फिर कह रहा हूँ राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग, ये सारी चीजें, तो ये डीप स्टेट की ये पूरा का पूरी जो कथा है। और मैं फिर कह रहा हूँ डीप स्टेट, अभी राहुल गांधी जब बयान देते हैं तो मुझे लगता है क्या उनके बयान जब अमेरिका में जाके बोलते हैं तो क्या वो उनके भाषण के डीप स्टेट वाले लिख के देते हैं, ये सोरोस लिख के देते हैं। अच्छा। क्योंकि राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने, आप सोचिए, ये पन्नू जो आतंकवादी है, ये पन्नू डीप स्टेट का आदमी है, ठीक है, बिल्कुल। ये आए दिन जो है उल्टी सीधी भारत के खिलाफ बोलता है। अब पन्नू जो है और जितने खालिस्तानी हैं वो एक चीज को लेकर बार बार कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भारत में सिख जो है सुरक्षित नहीं है। आप और हम जानते हैं भारत में सिख जो है, वो सिख क्या, हर कोई सुरक्षित है। सही बात। कोई भारत से छोड़कर नहीं गया। पाकिस्तान में जितने मुसलमान सुरक्षित हैं उससे ज्यादा भारत में सुरक्षित हैं। तो अब राहुल गांधी अमेरिका में जाके कह देते हैं कि भारत में सिख जो है वो पगड़ी नहीं पहन सकते, भारत में सिख कड़ा नहीं पहन सकते, भारत में सिख गुरुद्वारे नहीं जा सकते। कौन सा सिख ऐसा है भारत में जिसको पगड़ी पहनने पर नहीं पहन सकता? तो और जैसे ही राहुल गांधी ने बयान दिया उसके अगले दिन पन्नू आता है और पन्नू ये कहता है कि देखो हम यही बात कह रहे थे। पन्नू कहता है हम भी तो यही बात कह रहे थे जो राहुल गांधी कह रहे हैं। तो वो कहता है कि हमारी खालिस्तान की डिमांड जायज है देखो, क्योंकि राहुल गांधी ने इस पर मोहर लगा दी है। और राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से एक बार भी इसका खंडन नहीं होता। तो मेरे पास क्या मैसेज पहुंच रहा है या देश के पास क्या मैसेज पहुंच रहा है? ये सब चीजें बहुत तीन चुनाव इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का बंटाधार हो गया। और अभी भी जो बीजेपी कहती है अपरिपक्व बालक, अक्सर हम देखते हैं टीवी डिबेट्स में, ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा ये गलत फहमी है। अगर बीजेपी भी कहते हैं अपरिपक्व बालक, या कुछ लोग पप्पू जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, नहीं करना चाहिए, किसी भी नेता के लिए नहीं करना चाहिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। मैं बालक बुद्धि शब्द का भी वो बिल्कुल, पर राहुल गांधी अपरिपक्व नहीं है। राहुल गांधी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े डिजाइन के साथ काम कर रहे हैं। आप लोग समझ जो है, जो उनको कहते हैं पप्पू, जो उनको कहते हैं वो समझ भी नहीं रहे कितना खतरनाक। आप जिस और इंगित कर रहे हैं, क्या मैं ये समझूं कि जब हिंदुस्तान में उनकी दाल नहीं गल रही है तो विदेशों का सपोर्ट वो किस तरीके से चाह रहे हैं? और वो देश जो खास तौर पर या तो कहीं मोदी की आइडियोलॉजी से या फिर हिंदुस्तान की जो सरकार है उसके विरोध में, क्योंकि हम देखते हैं यहां बोलते हैं पाकिस्तान में समर्थन होता है, यहां बोलते हैं वहां कनाडा में बैठा पन्नू समर्थन करने लग जाता है। तो ये हालात किस तरीके से राहुल गांधी खुद निर्मित कर रहे हैं? देखिए, ये अब इसको डिटेल में तो बहुत इसमें विस्तार से जाना पड़ेगा, लेकिन आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। और वो छोटे से उदाहरण से आप इस बात को समझिए कि क्या हो रहा है, या राहुल गांधी या उनके पीछे कौन लोग हो सकते हैं। भारत में जो है हथियार जो है भारत कभी भी जो है बनाता नहीं था। हम लोगों ने जो है अंतरिक्ष में पहुंच गए, हमने पृथ्वी मिसाइल बना ली, सब बना लिया। हम जो हथियार नहीं बनाते थे, हमारे हथियार एक्सपोर्ट किए जाते थे। बिल्कुल। अब ये जो हथियारों का जो धंधा है दुनिया का सबसे बड़ा धंधा है। सही बात। इसमें सबसे ज्यादा किकबैक ली जाती है। भारत में बोफोर्स से लेकर जितने हथियार आते थे उन सब को लेकर, अभी जो एक जो हेलीकॉप्टर खरीद का सौदा हो रहा था उसको लेकर, सब में जो है बड़े बड़े चीजें सामने आई कि इसमें जो है पैसे का लेन देन हो रहा था। अब वो भारत खुद हथियार बना रहा है, भारत अब एक्सपोर्ट कर रहा है हथियार। तो क्या होगा कि वो जो लॉबी जो अरबों डॉलर का बिजनेस करती थी हथियारों के माध्यम से, क्या उसको ये चीज खराब नहीं लग रही होगी? बिल्कुल लग रही कि भाई हमारा तो धंधा चौपट कर दिया। तो अब जिनका धंधा चौपट हुआ, जिनका अरबों रुपया लग गया, वो कुछ अरब लगाकर चाहेंगे कि भारत में तख्ता पलट हो जाए और एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो उनके मनमर्जी के हिसाब से काम करे। तो पूरा का पूरा खेल यही हो रहा है। वो तमाम ताकतें जो भारत को आत्मनिर्भर बनते नहीं देखना चाहती, वो तमाम ताकतें जो भारत को कमज़ोर देखना चाहती हैं, वो तमाम ताकतें जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, वो सब की सब ताकतें मिल करके इस वक्त जो हैं पूरे
एक इकोसिस्टम को और कांग्रेस के उनको जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और राहुल गांधी जो है जिस तरह से विदेश जाते हैं, उनके आसपास जो लोग होते हैं, राहुल गांधी के कार्यक्रम जो आयोजित करते हैं, वो सब जॉर्ज सोरोस के आदमी हैं। तो ये सब प्रमाण है, मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा हूँ। आप उठा के देख लीजिए, सोशल मीडिया पे जाइए, एक एक आदमी का नाम, उसका बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा। तो ये तमाम लोग जो हैं, तो ये सारे लोग ये क्यों कर रहे हैं? अब इसमें इन सब चीज़ों को आपको एक से एक जोड़ कर देखना पड़ेगा, सारी कड़ियाँ आपके सामने साफ हो जाएंगी। अच्छा अशोक सर, आप इतनी बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं सब चीजें, कभी डर नहीं लगता कि कल को मान लीजिए देश में कांग्रेस की सरकार आ गई, अब भाई मीडिया वालों को सबसे पहले रडार पर लेते हैं, आज बैन किया है, कल को फिर कुछ और? बैन तो कर रखा है अगर जिस दिन आएंगे उस दिन नौकरी से निकाल देंगे, ठीक है ना। हाँ। इतना कर सकते हैं ना, तो वो तो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। पर मुझे लगता है हम लोग पत्रकार क्यों बने थे? हम लोग सिर्फ इसलिए तो नहीं, नौकरी करने के लिए थोड़ी पत्रकार बने थे। अब इतने साल हो गया और मेरी ज़िंदगी का मैं अब देखिए, ये 25 तारीख आ रही है, 25 दिसंबर आ रही है, और 25 दिसंबर मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा दिन है जो मैं शायद कभी भूल नहीं सकता। 25 दिसंबर 2011 को मैं गाज़ियाबाद में कौशाम्बी से मैं किडनैप हुआ था। 6 घंटे मैं किडनैपर्स के साथ था। मेरे इधर गन लगी हुई थी, पिस्टल लगी हुई थी, इधर गन लगी। 3 किडनैपर्स थे। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की सड़कों पर मैं उनके साथ था। तो उस समय मेरे सामने एक समय ऐसा आया कि जब मुझे लगा मुझे मार देंगे। मुझे लग रहा था कि अब मुझे ये मार देंगे, अब मैं बचने वाला नहीं। लेकिन ईश्वर, पता नहीं ईश्वर की इच्छा थी कि नहीं, मुझे अभी जिंदा रहना है, मुझे अभी कुछ करना है। ईश्वर ने मुझे बचाया। उस दिन के बाद से मुझे लगता है, और उस दिन के बाद के पहले भी मुझे लगता था, मेरे कई एक्सीडेंट्स हुए, कई चीजें मुझे लगता है। किडनैपर किसने भेजे थे कुछ आज तक नहीं पता, आज तक उनके बारे में नहीं पता। तो मैं ये कह रहा हूं कि मारने वाला वो भगवान है, बचाने वाला भगवान है। जिस दिन तक वो चाहेगा उस दिन तक वो कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। जिस दिन वो चाहेगा उस दिन मैं आपके सामने नहीं रहूंगा। तो मुझे किससे डरना है? हाँ, मुझे ऐसा नहीं, डर नहीं लगता। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। हाँ। कई बार ऐसा होता है, कई चीजें होती है जिंदगी में, कई बार लगता है कि यार, तो ऐसा नहीं, डर नहीं लगता डर। लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत दिल की गहराइयों से मानता हूं कि भारत में इस वक्त एक वॉर चल रही है। और वो वॉर जो है वो सीमाओं पर नहीं चल रही है, वो वॉर भारत के अंदर चल रही है। और वो वॉर जो है वो भारत के अस्तित्व की लड़ाई है। वो वॉर जो है हिंदुओं के अस्तित्व की लड़ाई है। और अगर इतने साल पत्रकारिता करने के बाद अगर मैं उस लड़ाई के अंदर एक सिपाही की भूमिका नहीं निभा सकूं, तो लानत है मुझ पर, लानत है मेरी जिंदगी पर। इतना तो हमको करना चाहिए अपने देश के लिए। नहीं, बड़ा भयंकर बोलते हैं आप आपके सवालों के आगे तो भाई, क्योंकि अब डीडी न्यूज की पत्रकारिता उस जमाने से कैसा नैरेटिव सेट किया गया है। डीडी न्यूज के पत्रकार बड़े ही शालीन, बड़े ही सौम्य, बड़े ही सरल स्वभाव से वो सवाल भी पूछते हैं। मैं भी सरल सौम्य हूं, ऐसा आज लेकिन आपके सामने कोई बिना मतलब फैक्ट से नहीं रख सकता है। मैंने अभी देखा किस तरीके से आपने एक प्रवक्ता थे पार्टी के, और वो आपसे बेवजह भिड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद जो आपने उनकी खाट खड़ी करी है, मानना पड़ेगा। मतलब अब मुझे लगता है कि कुछ लोग तो आपकी टीवी डिबेट में आने से भी डरते होंगे। कई लोग डरते हैं, कई लोग बहुत बड़ी एक फैन फॉलोइंग हो गई है। हाँ। क्योंकि क्या होता है, आप देखिए टीवी डिबेट्स में होता क्या, 2 चीजें होती हैं। एंकर का रोल, देखिए अब मुझे लगता है कि हमको एंकर का रोल डिफाइन करना चाहिए। हाँ। टेलीविजन डिबेट में एक बड़ी, किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा एंकर हो सकता है, उसके साथ 2 बड़े प्रवक्ता बैठे, तो उसको कुछ नहीं करना। यहां से एक प्रवक्ता बीजेपी वाला बोलेंगे, मान लीजिए सुधांशु त्रिवेदी। हाँ। सुधांशु त्रिवेदी बोलेंगे, एंकर कहेगा सुप्रिया शिनेत, भाई सुधांशु जी कह रहे हैं। सुप्रिया शिनेत बोलेगी सुधांशु जी कह रहे हैं। हाँ। दोनों के बीच सुधांशु जी और सुप्रिया शिनेत संभाल लेंगे प्रोग्राम, बड़ा बढ़िया जाएगा प्रोग्राम। लेकिन उसमें एंकर की जरूरत क्या है? एंकर सिर्फ जो टॉस कर रहा है। दूसरी चीज है, एंकर क्या है कि सारी डिबेट में ऐसा होता है, हम एक सवाल पूछते हैं किसी गेस्ट से, हम उससे पूछते हैं मैथ्स का सवाल, वो जवाब देने लगता है बायोलॉजी का। ठीक है, सही बात है। हम उससे कहेंगे कि अच्छा आप बताओ, जैसे अभी मेरे साथ हुआ, जब मैं पूछा, मैंने बोला समाजवादी पार्टी। अब समाजवादी पार्टी आजकल जो अम्बेडकर की बड़ी भक्त बन रही है, तो मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछा कि भाई आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो पहले बताओ अम्बेडकर जी की पत्नी का नाम क्या था? तो उनको शायद ध्यान नहीं था। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा नहीं, मैंने कहा मैं कोई आपसे क्विज नहीं कर रहा हूँ, अम्बेडकर जी की पत्नी का नाम रमाबाई अम्बेडकर था। मैंने कहा 2012 तक उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला होता था रमाबाई जिला, रमाबाई नगर। हाँ। उसका नाम आपने क्यों बदला, अगर आप अम्बेडकर के इतने भक्त हो तो?
तो अगर आप भीम संबल जो है आज जिसकी चर्चा चल रही है, संबल संबल हो रहा है हर चीज में, समाजवादी पार्टी संबल करती है, ये संबल का नाम भीमनगर था। जनेश्वर मिश्र पार्क का नाम भी हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम एग्जैक्टली। था। तो भीमनगर, भीम का मतलब कौन? अम्बेडकर जी। तो आप अम्बेडकर जी के ऊपर जो नाम थे उनको आप बदल रहे थे, क्यों? तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने क्यों बदला था? तो वो कहने लगे देखिए बीजेपी वाले। मैंने कहा मैंने बीजेपी का जिक्र नहीं किया, बिल्कुल मैं इसमें बीजेपी, भाई नाम थे आपने बदले तो आप। उन्होंने फिर तीसरी बार बोला देखिए बीजेपी वाले। तो अब मुझे लगता है कि अब क्या, अगर वो कहना चाहे कि नहीं बीजेपी वाले कुछ, बीजेपी को कुछ भी गाली देना चाहते वो देना चाहें, तो क्या मैं उनको अलाउ कर दूं? भाई मेरे सवाल का जवाब दे दो ना। मैंने उनसे क्या कहा? मैंने उनसे कहा कि मैं आपको 1 मिनट दूंगा, बीजेपी को आप गाली दे देना, लेकिन पहले मेरे सवाल का। तो मुझे लगता है एंकर को असर्टिव होना पड़ेगा, और मैं अपनी शो में इस बात को करता हूं, चाहे मुझे बहुत बार लोग कुछ भी कहें, मेरे प्रवक्ता कुछ कहें, नाराज हो जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो आप उस सवाल का ही जवाब दीजिए। आप दाएं बाएं मत होइए। अगर आप दाएं बाएं हो रहे तो आप दूसरी बात, डिबेट में झूठ बोलने का बड़ा चलन है प्रवक्ताओं के द्वारा, तो क्या एंकर की जिम्मेदारी नहीं उस झूठ को सामने रखे, उसको एक्सपोज करे? तो ये सारी जिम्मेदारी तो मैं इसलिए करता हूं। अब जैसे ये जो आप जिक्र कर रहे हैं, अब कई बार ऐसा होता है बहुत सारे प्रवक्ता, बहुत सारे नेता निजी हमले करते हैं, ठीक है, कि निजी हमले करने लगेंगे। अब किसी ने एक दिन बोल दिया ये, अरे हमें पता है एंकर जो हैं, बड़े सारे टीवी एंकर जो हैं पैसा लेते हैं पत्रकारों से, पार्टियों से पैसा लेते हैं। अब मुझे पता है कि आप इशारा मेरे ऊपर कर रहे हो कि बड़े सारे, क्योंकि मैंने आपसे मुश्किल सवाल पूछ दिया, तो फिर मैं आपको छोड़ दूंगा क्या? बिल्कुल नहीं। मैं आपको अगर देखिए, मैं तो कह रहा हूं, उस दिन डिबेट खत्म हुई तो मैं मजाक में ये कह रहा था, स्टूडियो में कुछ 1-2 लोग थे, मैं उनसे कह रहा था, मैंने कहा यार अगर किसी ने पैसा दिया होता तो चलो सुन लेता। मैंने कहा साला कोई पैसा किसी से लिया नहीं, किसी से दिया नहीं, और ऊपर से गालियां भी सुनो, तो क्यों भाई हम क्यों सुने? तो उस दिन फिर मैंने उनको अच्छे से रगड़ दिया। मैंने तो मैदान में आगे कोई हाथापाई करेगा तो आप भी हाथ बंद करके थोड़ी आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो तब फिर मैंने उनका कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि उनकी पार्टी ने पत्रकारों को कहां कहां पैसा दिया था, किस किस तरह के पत्रकार। मैंने कहा आप नाम लीजिए ना, हिम्मत है तो। लेकिन वो किस पार्टी के प्रवक्ता थे? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे। तो मैंने उनको बताया कि आप लोगों की पार्टी ने कैसे उत्तर प्रदेश में जब प्लॉट काट काट के पत्र, पूरी लिस्ट छपी थी भाई पत्रकारों की, और मुझे 30 साल हो गए, मुझे मालूम है जो दिल्ली में बैठे पत्रकार हैं, कौन आदमी कहाँ से किससे पैसा, कौन आदमी कहाँ तक जो है, पहले जो है दिल्ली में उसके पास मकान नहीं था, आज वो फार्म हाउस में रहता है। तो क्या रातों रात ये सब चीजें आ जाती है क्या? हमको नहीं पता क्या? तो सबके चीजें पता है, कहाँ से किसका लिफाफा आता है, कहाँ से किसको पैसा आता है, बहुत सारी चीजें पता है। लेकिन आप हमारे ऊपर, और मैं बार बार कहता हूं, मैं फिर कहता हूं, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि भैया मैं इस बात को लेकर हमेशा राजी हूं। मैं आज भी प्रपोज करता हूं कि देश के जितने बड़े बड़े पत्रकार हैं सब प्रेस क्लब में आ जाइए, या सब जो है इंडिया गेट पर आ जाइए, और सब अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा कीजिए। पहला आदमी मैं आऊंगा जो मैं अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करूंगा कि मेरे पास ये संपत्ति है, मेरी इतनी कमाई थी। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक एक भी बेईमानी का पैसा नहीं कमाया, मैंने आज तक किसी से दलाली नहीं ली, मैंने आज तक किसी से अपने इनकम के अलावा पैसे, तो मैं तो आ रहा हूं, आप बता सकते हो क्या? तो आप मेरे से ये सब मत करो, ये सब चीजें मेरे साथ नहीं। जिस दिन मैं पैसा बेईमानी का कमा लूंगा उस दिन मैं, आप आरोप लगाओगे मैं मुस्कुराते हुए सुन लूंगा। लेकिन जब पैसों की बात आती है तो एक आरोप और लगता है कि अशोक श्रीवास्तव ने अगर 2-3 बार प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लिया है तो सब सेटिंग था भैया, सवाल जवाब सब सेट था, बस अशोक जी को जाना था, स्क्रिप्ट तैयार थी, वही सवाल पूछने थे। तो जो आपने 3-3 बार इंटरव्यू लिया, क्या कुछ ऐसा था? और कभी मन नहीं हुआ आपका कि राहुल गांधी का भी इंटरव्यू ले लीजिएगा? मैंने राहुल गांधी जी से संपर्क करा, बहुत संपर्क किया, मैंने बहुत बार कोशिश की। जब मैंने मोदी जी का पहली बार इंटरव्यू किया था तो मैंने राहुल जी, उनके सहयोगियों के पास, आज भी मेरे मेल आईडी में उनको जो मेल गए वो होंगे, मैंने कुछ नहीं तो कुछ नहीं उनको 50 बार मैंने मैसेज भेजा होगा। अब उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो उनसे भी संपर्क कर रहा था। जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी से इंटरव्यू लेने की बात है, इंटरव्यू फिक्स होते हैं ये तो आप कह देते हो, मतलब आप आरोप लगाने के लिए आरोप लगा देते हो। मैं तो जब पहली बार इंटरव्यू लेने गया तो मैंने तो ऐसा सवाल पूछा था जिसपे मोदी जी मेरे पे नाराज हो गए थे कि ये सवाल तुम पूछे, तुम पूरा रिसर्च के साथ नहीं आए। उन्होंने मेरी बात को काउंटर करके 2-4, तो अगर ये फिक्स होता तो ऐसी नौबत क्यों आती? कब लिया था आपने पहला इंटरव्यू? जरा बताइए कैसा एक्सपीरियंस था? 2014 का इंटरव्यू था वो, तो बहुत मतलब बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था। और मुझे एक रात पहले फ़ोन आया कि आप सुबह अहमदाबाद आ जाइए, और गांधीनगर में उनका इंटरव्यू था। तो मैं उस समय अहमदाबाद से दिल्ली पहुंचा ही था प्रोग्राम करके, एक चुनाव का समय था। मैंने अगली सुबह की फ़्लाइट करवाई और उसके बाद मैं अहमदाबाद पहुंच गया।
नहीं, अगली सुबह नहीं, रात की फ्लाइट करवाई, माफ़ कीजिएगा, सुबह की नहीं। हाँ। अगले दिन सुबह मेरा होता तो मैंने रात की फ़्लाइट कराई, मैं अहमदाबाद सीधा पहुंच गया और वहाँ से सुबह गया 7 बजे और उसके बाद उनका इंटरव्यू किया। पहला इंटरव्यू था, बहुत सारी जो है मन में था कि भाई कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन बहुत उन्होंने बहुत प्यार से मिले, लेकिन जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने बहुत कठोर शब्दों में भी मेरे से बात की, बहुत अच्छे से भी बात करी। और उसके बाद जब इंटरव्यू के बाद एक बड़ा बवाल हुआ था, वो तो अब इतिहास हो गया, क्योंकि उस इंटरव्यू को कांग्रेस ने रोकने की कोशिश की थी, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, तो वो तो एक इतिहास की बात होगी, पुरानी बात होगी, लेकिन वो सब पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। तो मैंने उनके साथ 3 इंटरव्यू किए और मैं तो जो मन में आता है वो पूछता हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग कहते हैं वो तो इसलिए वो कहते हैं क्योंकि उनको इंटरव्यू नहीं मिलता। कोई सवालों की लिस्ट मिलती है आपको? मुझे तो आज तक नहीं मिली। मुझे तो आज तक, अब तो आजकल तो डिबेट में भी कहने लगा है कि पीएमओ से तो आपके पास सवाल आते हैं। मैंने कहा भाई आप सोचते रहो भैया, मेरा फोन उठा लो। लेकिन ये चलन था ना। आप अब जरा मुझे स्पेसिफाई बताइए सर, आपने 2014 के बाद की भी पत्रकारिता देखी है, 2014 से पहले वाली भी देखी है। वो दौर भी था ना कि पीएमओ से डिसाइड होता था आपको भाई क्या बोलना है क्या पूछना है। देखिए ऐसा है, नहीं मैं कहूँगा मैंने इससे पहले 3 प्रधानमंत्रियों के इंटरव्यू किए। हाँ। हालांकि फुल फ्लेज इंटरव्यू सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का किया है, अटल जी का और डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ भी मैंने छोटा सा इंटरव्यू किया। मेरे से कोई सवाल किसी ने नहीं लिया, ना अटल जी ने लिया, ना मनमोहन सिंह जी ने लिया, ना मेरे से इन्होंने लिया, तो मोदी जी ने लिया, तो किसी ने नहीं। हाँ, ये फुल फ्लेज इंटरव्यू था 1 घंटे का। हाँ। बाकी सबके साथ 5-5, 10-10 मिनट का टॉक था। जैसे पाकिस्तान जो है ताज होटल में श्रद्धांजलि देने गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो जब उन्होंने श्रद्धांजलि, तो उस वक्त मैंने मुंबई आतंकी हमले का उनसे छोटा सा इंटरव्यू किया। फिर नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक छोटा, तो वो छोटे छोटे इंटरव्यू थे, इस तरह के नहीं थे, तो इसलिए वो कह नहीं सकता मैं। लेकिन प्रधानमंत्रियों के इंटरव्यू या सवाल, अब इसको लेकर मैं कहूँ उससे बेटर मैं आपको याद दिला देता हूँ एक चीज़। हाँ। एक चीज़ आपको याद दिलाता हूँ। मनमोहन सिंह जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुझे अगेन साल याद नहीं है, शायद 2012 का साल था या कौन सा, 2012 का शायद साल होगा। तो उस समय जो है मनमोहन सिंह जी की प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सेलेक्टेड एंकर्स बुलाए गए थे। अच्छा। और उन सबसे, ठीक है, वो तो एक लिस्ट थी, उनको बुलाया गया था। हाँ। मैं ये जानता हूँ डीडी से जिसको बुलाया गया था, उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन डीडी से जिनको बुलाया गया था उनको एक सवाल लिख कर दिया गया था कि आपको ये सवाल बोलना है। उसके अलावा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको याद हो, वो शायद आप सोशल मीडिया यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, अर्नब गोस्वामी ने एक सवाल पूछा मनमोहन सिंह जी से करप्शन को लेकर के। मनमोहन सिंह ने उसका जवाब दिया, अर्नब गोस्वामी ने उसको काउंटर क्वेश्चन किया, ठीक है। हाँ। जैसे ही काउंटर क्वेश्चन किया तो उस समय जो है प्रधानमंत्री के जो सलाहकार थे, मीडिया सलाहकार थे, उन्होंने अर्नब गोस्वामी को वहाँ चुप करा दिया, कहा कि आप यहाँ इंटेरोगेट करने नहीं आए पीएम को। अच्छा। आपने सवाल पूछा, थैंक यू, ओके, टाटा, बाय बाय। और अभी भी बता रहा हूँ, बहुत सारे नेताओं के साथ जब हम इंटरव्यू करते हैं, बहुत सारे नेता असहज होते हैं, जो नए नेता, नए मुख्यमंत्री होते हैं, नए मंत्री होते हैं, तो वो एक बार पूछ लेते हैं कि भाई क्या, जैसे मान लीजिए आपने मुझे बोला तो मैंने भी आपसे कहा किन विषयों पर, तो एक थोड़ा सा होता है कि भाई हमको तो इतना तो होता है, बिल्कुल, लेकिन सवाल लिखकर कोई नहीं। और प्रधानमंत्री से तो कोई भी सवाल पूछे, प्रधानमंत्री से तो आज तक नहीं हुआ कि भाई ये मुझे पता है, मेरे पास टाइम है, मुझे पास पता है कि मुझे 40 मिनट है, 1 घंटा है, मैं उस हिसाब से अपने इंटरव्यू को सबसे अलग करने की कोशिश करूंगा। जैसे जब मैंने पहली बार इंटरव्यू किया था, मुझे बार बार कहा गया था कि गुजरात दंगों पे सवाल पूछो। मैंने गुजरात दंगों पे कोई सवाल नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने मना किया था या मैं डर रहा था, क्योंकि मेरे से पहले नरेंद्र मोदी जी से जितने इंटरव्यू हुए थे सब ने पूछा था। हाँ। तो उसमें क्या नयापन होता? सही बात। तो मैं जब इंटरव्यू करने गया एज ए जर्नलिस्ट, मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं उनसे कुछ नया पूछूं, जो बाकी, क्योंकि मेरे पास समय लिमिटेड है। हाँ। मैं उनसे दंगों पे, पता चला 20 मिनट दंगों पे चर्चा हो रही है, जो पहले 50 इंटरव्यू में कह चुके हैं, क्या निकल कर आएगा? कुछ नया डेवलपमेंट हो तो पूछूं। तो मैंने दंगों पे नहीं पूछा, मैंने उनसे क्रिकेट पे पूछा, क्योंकि वो उस समय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष थे। अच्छा। किसी ने भी क्रिकेट पे सवाल नहीं पूछा था, और उस वक्त क्रिकेट में जो है फिक्सिंग की बात चल रही थी। उस वक्त क्रिकेट फिक्सिंग पे नरेंद्र मोदी ने अपनी बात की। फिर मेरे इंटरव्यू में उन्होंने पहली बार ये कहा कि जो है, मैं, आपको याद होगा उस समय उनका बाइट बहुत पॉपुलर हुआ था कि मैं भारत का नंबर 1 मजदूर हूँ,
ठीक है। हाँ। ये पूरे सब जगह, ये मैंने उनसे मेरे इंटरव्यू में, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं अपने इंटरव्यू में उन चीजों को पूछूं जो बाकी लोगों ने नहीं लिया, हाँ। बजाय इसके कि मैं उनसे घिसे पिटे सवाल पूछूं। तो फिक्स नहीं होता, लेकिन मैं अपने हिसाब से, मेरी वो होती है कि मैं वो सवाल पूछूं जो थोड़े से अलग हट अच्छा, करूं। लेकिन आज की डेट में ये मैं बात कर रहा हूं उन पत्रकारों की जिसमें आपको रवीश कुमार जैसे पत्रकार मिल जाएंगे, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे पत्रकार मिल जाएंगे, और भी कई बड़े पत्रकार जो अब टीवी इंडस्ट्री से दूर हो चुके हैं, अजीत अंजुम जैसे, और वो सोशल मीडिया पर खूब धड़ल्ले से ज्ञान फैल रहे हैं। वो उन पत्रकारों ने उस टाइम तो खूब रगड़ कर मलाई खाई है, लेकिन आज उन्हें तानाशाही नजर आती है। जरा मुझे वही मैं आपसे समझना चाह रहा था कि आज की डेट की पत्रकारिता, उस डेट की पत्रकारिता में जो वो डिफरेंस बता रहे, क्या वो डिफरेंस है? क्या वैसा ही क्योंकि इस तरीके की भी आरोप लगते हैं कि भाई उस डेट में तो पीएमओ से डिसाइड होता है, एडिटर्स बैठते थे वहां जाकर कि क्या एजेंडा आपको सेट करना है। जैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी, हाँ। जब उनकी नौकरी गई तो ये कहा गया कि भाई मोदी ने उनकी नौकरी ले ली। जरा पुण्य प्रसून वाजपेयी जी से पूछिए कि ये सहारा में जब थे तो उनको किसने निकाला था, पूछिए उनसे, कहिए, बताइए कैसे रातों रात लालू जी ने उनका बोरिया बिस्तर बंधवा दिया था। लालू जी रेल मंत्री थे, हाँ। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सहारा से उनका रातों रात बोरिया बिस्तर बंधवा दिया गया था क्योंकि उन्होंने लालू जी के साथ पंगा ले लिया था। और लालू जी के साथ सिर्फ उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान पंगा ले लिया था, तो लालू से पंगा ले लूँगा, बोरिया बिस्तर बंधवा। तो तानाशाही, मतलब क्या ये बोलते हैं यार ये लोग जो हैं, ये सब ढकोसलेबाजी है, सब झूठ बोलते हैं, बकवास बोलते हैं। एक एक का, मतलब इन लोगों ने अब जो पत्रकार जो है स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ दिखाते थे जब संपादक होते थे चैनल के, आज वो हमको ज्ञान देंगे कि पत्रकारिता क्या होती है। आप स्वर्ग की सीढ़ी दिखाने के लिए आप जो है राखी सावंत और मीका की जो है वो लिप किस जो है वो आधे आधे घंटे के उस पर प्रोग्राम बनाते थे, आप हमको पत्रकारिता पढ़ाओगे? आकाश लोक पाताल लोक, हाँ, ऐसा आकाश कुछ। लोक, मतलब ये क्या बात करते हैं। और आज भी क्या कर रहे हैं, आज भी क्या है पत्रकारिता, ठीक है, आज भी जो है आप जो है किसान आंदोलन पर खड़े हो गए और वहां पर आपने वहां पर जो है तंबू तान दिया, वहीं से किसान आंदोलन। आपने क्या आज तक बताया कि जो 700 किसान मरे थे वो कौन से किसान थे? आप आज आप पूरा किसान आंदोलन आपने कवर किया, लेकिन आपने आज तक ये नहीं बताया कि 700 कहां से मर गए, जबकि पुलिस ने एक गोली नहीं चलाई, सही बात। पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया, 700 किसान कौन से मर गए? क्या आप एक भी आदमी के घर गए 700 किसान में जो मरे? क्योंकि आप जाओगे कैसे, वो किसान नहीं, वो तो आपने क्या उस 2 साल के बच्चे का उसके परिवार का इंटरव्यू किया जिसको किसान आंदोलन ने दिखा दिया कि हमारा किसान मर गया 2 साल के बच्चे का नाम लिखकर? अगर आप इतने बड़े रिपोर्टर हो तो जाओ ना, करो आप। लेकिन वो तो आपने, तो वो एजेंडा सेटिंग है, एजेंडा सेटिंग है। अब रवीश बाबू को तो आजकल जो है भारत का मिडिल क्लास भी जो है उनको सांप्रदायिक लगता है। हाँ। क्योंकि वो भारत का मिडिल क्लास आजकल मोदी को वोट दे रहा है, और रवीश कुमार जो है उनको सहन नहीं हो रहा कि भाई मोदी कैसे बार बार जीत रहे हैं। तो ये वो इतना फ्रस्ट्रेशन का लेवल इनका हो गया है कि वो पब्लिक को ही गाली देने लगे कि भारत का मिडिल क्लास जो है वो कम्युनल हो गया है। ये फ्रस्ट्रेशन में ये लोग जी रहे हैं, बहुत भयंकर फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। अच्छा, एजेंडा सेटिंग की बात आती है तो एक तरफ रवीश कुमार है, दूसरी तरफ एक एजेंडा सेटिंग जो कर रहा है वो ध्रुव राठी भी करता है। मुझे तो बड़ी दिलचस्प, आप उसके जरा यूट्यूब पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये नजर आएगा, जब इलेक्शन आ रहे थे 2024 वाले, तो तानाशाही वाला ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस पार्टी ने एलईडी स्क्रीन लगाकर लोगों को वो वीडियोस दिखाई है। जब चुनाव में हार गए तो फिर वो आ गया कि अर्थ में क्या होता है, हेल्थ में कैसे ध्यान रखना होता है, साइंस क्या है। और अब जब फिर महाराष्ट्र के इलेक्शन आए तो स्वराज पर एक वीडियो आ गई धड़ल्ले से कि स्वराज आखिर कौन लेकर आएगा, मेरा चैलेंज कौन स्वीकार करेगा। अब महाराष्ट्र में हार हो गई तो वापस से फिर वही एलियन वाली कथा और धरती और ब्रह्मांड वाली बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये इस गलतफहमी में ध्रुव राठी भी जी रहा था कि मैं बदल दूंगा, मैं देश को, भारत को बदल सकता हूँ। इस गलतफहमी में कांग्रेस जी रही थी कि ध्रुव राठी चुनाव जितवा सकता है। हाँ। दोनों की गलतफहमी दूर होगी, अच्छी बात है। अभी देखिए ये क्या है ना, अभी वो क्या, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, एक अजीज खान या कौन व्यक्ति है जो महाराष्ट्र, एजाज खान, हाँ। उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। हाँ। उसको वोट कितने, मतलब 250-300 वोट मिले तो ये उसके तो बहुत सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हुई है। अब आप सोचिए, तो रवीश कुमार और ध्रुव राठी, क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को एक गलतफहमी थी, उनको लगा रवीश कुमार के मिलियंस फॉलोअर्स हैं। अब इन्होंने क्या किया, चुनाव आपको जमीन पर लड़ना होता है, बिल्कुल ठीक है ना, सोशल मीडिया से चुनाव नहीं जीते जाते, आपको लोगों तक पहुंचना पड़ता है, लोगों तक अपनी बात पहुंचानी पड़ती है। इन्होंने क्या काउंट किया कि अच्छा रवीश कुमार के इतने मिलियन फॉलोअर है, 5 मिलियन फॉलोअर्स, ध्रुव राठी 5 मिलियन, इन्होंने सोचा 10 मिलियन मिल गए, अब इन दोनों को हम अपने साथ रख लेते हैं, इन दोनों को पैसे दे देकर वीडियो बनवाएंगे और उसके बाद चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ये जो जिनके मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, उनके मिलियन फॉलोअर्स उनको देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, कितना उनको मान रहे हैं, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
तो ये एजाज खान की हार से साबित हो गया कि आप सोशल मीडिया पे बहुत बड़े हीरो, मिलियंस फॉलोअर्स हो, आपका जमीन पे इम्पैक्ट नहीं है। आधे तो वो भी देखने आते हैं क्या बकवास क्या कर रहा है, बकवास कर रहा है। तो बहुत सारे लोग रवि जो है ध्रुव राठी को मजे मजे के लिए देखते हैं हाँ। कि वो कैसे एक्टिंग करता है, क्या क्या पता नहीं हाथ हिलाता है, क्या करता है। तो बहुत सारे लोग उसकी एक्टिंग देखने के लिए आते हैं। और ये भी आपको पता नहीं मालूम है, नहीं मालूम नहीं, दर्शकों को मालूम है, इसने बाकायदा ध्रुव राठी ने हायर कर रखे हैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग, उसकी स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, उसका जो है उसकी एडिटिंग करने वाले हैं। जो लोग बॉलीवुड की फिल्में बनाते हैं वो अच्छा। उसके वीडियो बना रहे हैं। तो आप सोचिए कि एक आदमी के पास कहां कहां से फंडिंग हो रही है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, कि बॉलीवुड के लोग उनके साथ स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है, इसको समझना चाहिए ना, क्यों फंडिंग कर रहे हैं उसके वीडियो के लिए। लेकिन अभी तो बेचारे का ग्राफ बड़ा नीचे चला गया, मुझे पता नहीं उनके वीडियो कितने लोग देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप एक झूठ बोलोगे एक बार समझ में आएगा, वही झूठ बार बार बोलोगे लोग कब तक थाली में परोसोगे। हाँ, मतलब अब उसने दूरदर्शन को लेकर एक वीडियो बनाया, मैं बड़ा हैरान था। मैंने उसने ऐसी बात की, मुझे लगा उसने पट्टे ने आज तक दूरदर्शन देखा नहीं होगा और दूरदर्शन पे वीडियो बना रहा है। अगर देखा भी होगा तो आज तक ना, थोड़ा रिसर्च तो कर लिया सही करो बात ना, है। ये रिसर्च तो कर लिया करो, हवा हवाई मत किया करो। तो ये लोग हवा हवाई करते हैं और इसीलिए पब्लिक ने इनकी हवा निकाल दी है। अच्छा अशोक सर, आपका एक तरफ तो आप बेबाक पत्रकारिता करते हैं, दूसरी तरफ एक पहलू और है, आप किताबें लिखते हैं, अच्छी कविताओं का बहुत शौक है आपको, और खान मार्केट गैंग आपने किताब लिखी। अब तक तो हम लोग भी, जितने भी दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग, खान मार्केट सोचते थे भाई वहां कपड़े अच्छे मिलते हैं। ये गैंग कहां से आ गया? खान मार्केट गैंग क्या था जो आपने किताब लिखी, पीएम तक वो किताब पहुंची है? हाँ, प्रधानमंत्री तक पहुंची, प्रधानमंत्री ने उसकी सराहना भी की। क्योंकि खान मार्केट, ये जो हम जॉर्ज सोरोस की और जो हम डीप स्टेट की बात कर रहे हैं ना, हाँ। मैंने अपनी किताब में, लोग खान मार्केट को एक खान मार्केट समझते हैं, मैंने अपनी किताब में यही कहा है कि खान मार्केट जो गैंग है वो नई दिल्ली से न्यूयॉर्क तक है। ये जो जॉर्ज सोरोस है, ये खान मार्केट गैंग का ही, मतलब जो लोग साजिश कर रहे हैं, भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ साजिश, वो सारे खान मार्केट गैंग का हिस्से हैं। तो इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स भी है, इसमें बीबीसी भी है, इसमें वॉशिंगटन पोस्ट भी है, अच्छा। है ना, इसमें भारत का प्रिंट भी है, भारत का वायर भी है। तो नई दिल्ली में वायर और जो है न्यूयॉर्क में वॉशिंगटन पोस्ट। तो ये नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक ये खान मार्केट गैंग है। जॉर्ज सोरोस उधर, इधर जो है वायर का जो संपादक है वो, ये सारा खान मार्केट गैंग है ना, ये टोटल खान मार्केट गैंग है। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना, भारत के खिलाफ झूठ फैलाना, मोदी को किसी तरह से बदनाम करना, भारत को बदनाम करना कि भारत में जो है रहने लायक जगह नहीं रहेगी, ये लिंचिंग होती है भारत में, ये सारा चीज़ जो है खान मार्केट गैंग, और इनको एक्सपोज करना बड़ा ज़रूरी है। और मैंने अपनी किताब में उसमें यही किया कि खान मार्केट जो गैंग है ये कैसे भारत के खिलाफ साजिशें कर रहा है, कैसे झूठ बोलते हैं। अब आप सोचिए कि बांग्लादेश जो है, अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है हम देख रहे थे, बिल्कुल। और यही खान मार्केट गैंग और इसके जो जितने इनकी जो रिपोर्ट्स आती है, इन्होंने भारत को, बांग्लादेश को हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से ऊपर दिखाया था। हाँ। कि बांग्लादेश बड़ा हैप्पीनेस, अब उनकी हैप्पीनेस निकल गई, दिख रही है हैप्पीनेस, उनकी सड़कों पर दिख रही है हैप्पीनेस। बिल्कुल। और जो है इन्होंने जो है इसी तरह से जो है कुछ और देशों ह्यूमन को, राइट के इंडेक्स आते हैं। साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया को कहा था कि साउथ कोरिया की डेमोक्रेसी जो है वो भारत से अच्छी डेमोक्रेसी है। अब साउथ कोरिया में देख लीजिए क्या हुआ था वहां पे किस तरह से मार्शल लॉ लगाना किस तरह से राष्ट्रपति ने। तो ये सब जो है ना, ये जो इंडेक्स निकाल देते हैं, ये सब खान मार्केट गैंग के ढकोसले हैं, खान मार्केट गैंग के ये नैरेटिव्स हैं। इन नैरेटिव्स को देश को जानना समझना चाहिए, ये समझना चाहिए कि कैसे भारत के खिलाफ झूठ गढ़ रहे हैं। यानी वो ताकतें जो देश में रहकर और विदेशों से सिर्फ भारत को बदनाम करने की साजिश है। एग्जैक्टली, उनके कुछ हित हो सकते हैं, उनके पॉलिटिकल हित हो सकते हैं, क्योंकि उनको ये सरकार सूट नहीं कर रही, उनके पास पैसा कहीं से आ रहा होता है, वो इसलिए तो वो अपने कुछ फेक एजेंडे सेट कर रहे होते हैं, फेक एजेंडे सेट कर रहे होते हैं। अच्छा, इस किताब के नीचे वन लाइनर भी था, एक प्रतिबंधित पत्रकार की दो टूक तो समझ आता है, आपके शो का नाम है, वहीं से निकला होगा। लेकिन प्रतिबंधित पत्रकार आपको कांग्रेस ने बैन किया, मुझे क्या कारण था बैन करने का? क्योंकि मैंने कहा ना, अगर आप मेरे प्रोग्राम में आके झूठ बोल रहे हो, हाँ, सवाल के जवाब में, मैं आपको काउंटर करूंगा। अगर आप कहोगे, जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था, जो है सुप्रिया श्रीनेत मेरे प्रोग्राम में एक दिन आई, तो सुप्रिया श्रीनेत ने क्या किया, मेरे प्रोग्राम में जब डिबेट शुरू हुई तो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये क्या जुवेनाइल बहस कर रहे हो, बेवकूफ़ाना बहस कर रहे हो। अच्छा, ये कहा। तो मैंने, अब आप सोचिए कि ये शब्द इस्तेमाल करना एक डिबेट में। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि क्या मेरे जो गेस्ट कोऑर्डिनेशन में जो है, क्या उन्होंने आपको बहस का विषय नहीं बताया था? बिल्कुल। मैंने कहा अगर आपको बहस का विषय बताया गया था
तो अगर आपको ये लग रहा है ये बेवकूफाना डिबेट है तो आप मत आओ। सही बात आप मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कहो कि ये तो बेवकूफाना डिबेट है, मैं नहीं आऊंगी। आपको वो विषय बताया जाता है, उस विषय पर आप सहमत हो जाते हो, उसके बाद आप आते हो, उसके बाद आप कहते हो कि बेवकूफाना डिबेट है। तो इस पर मैंने काउंटर किया, मैंने बोला आपको, तो उन्होंने बोला कि थोड़ी देर तक बहस बहस चलती रही। उसके बाद थोड़ी देर बाद सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, अशोक श्रीवास्तव मैंने तो कहा ही नहीं कि बेवकूफाना डिबेट है। मैंने कहा अरे अभी तो आपने कहा था। तो ना मैं चैलेंज कर रही हूं, मैंने नहीं कहा। अच्छा। अब जब उन्होंने चैलेंज करा तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार शायद मैंने गलत सुन लिया हो। हाँ। तो क्या हो गया, तब तक ब्रेक टाइम आ गया। हाँ। जैसे ही ब्रेक टाइम आया, मैंने अपने प्रोड्यूसर को बोला कि भाई जरा टेप को घुमा के देखो क्या इन्होंने कहा था। तो मेरे प्रोड्यूसर ने चेक करा, उन्होंने बोला सर इन्होंने कहा था बेवकूफाना डिबेट। हाँ। अब जब ब्रेक के बाद हम आते हैं तो मैंने सुप्रिया जी से कहा, मैंने कहा सुप्रिया जी आपने बेवकूफाना डिबेट नहीं कहा। बोली नहीं कहा। मैंने कहा मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने वो हिस्सा चला दिया ऑन एयर, अब ऑन एयर चला दिया लाइव डिबेट में। लाइव डिबेट में। अब जो आपका झूठ जो था वो 2 मिनट में एक्सपोज हो गया। बिल्कुल 2 मिनट में एक्सपोज हो गया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत जी भर के अशोक श्रीवास्तव तुम ये तुम वो उसके बाद उन्होंने मेरे प्रोग्राम में आना बंद कर दिया। ठीक है। अब ये सुप्रिया सिंह ने ऐसा कई जो प्रवक्ता आए, कई प्रवक्ताओं का यही रवैया रहा। जब रवैया हुआ ऐसा, तो मैंने एक्सपोज किया। जब एक्सपोज किया तो उनको लगता है कि मैं उनके मन मुताबिक नहीं चल रहा, मैं वो जो सोच कर आते वो नहीं बोलने देता। क्योंकि आप बोलो जो सोच कर आए हो, लेकिन आप 5 मिनट 10 मिनट आपको जो मिले यही थोड़ी, वो जो आप सवालों का भी तो जवाब दोगे। तो उसके कारण जो है उनको लगा कि नहीं हम इसको बैन करें, तो उन्होंने मुझे बैन कर दिया। अब ठीक है, बैन कर दिया तो कर दिया, अब क्या कर सकते हैं। घर पर भी आप इतने सीरियस रहते हैं? नहीं ऐसा नहीं, घर पे रहता कब हूँ ये सवाल है। बहुत कम समय मिलता है। खाली टाइम में क्या करते हैं सर आप? मेरे पास खाली टाइम होता नहीं। मैं अच्छा। बहुत कुछ चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं आजकल ऑफिस में प्रोग्राम 2-2 ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मैं अपना रिसर्च करना, किताबें लिखना, क्योंकि किताबें लिखना भी एक बड़ा वो है। अभी बहुत सारी और दिमाग में है, किताबें लिखना, यूट्यूब पे कुछ यूट्यूब बनाना, सोशल मीडिया कोई पर। कविता अक्सर जो आप गुनगुनाते हैं, या कोई गाना जब आप फ्री टाइम में हो तो? नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक मेरा टैगलाइन है जो मैं अपने सोशल मीडिया पे लगा के रखता हूँ। और वो ये है कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो वो मेरा फेवरेट एक लाइन है। इसलिए लाइन है क्योंकि मैं बहुत संघर्षों से निकला हुआ आदमी हूँ। मैं एक एक चीज़ के लिए जो है मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, आज भी करता हूँ। आज भी दिन में मैं जो है करीब जो है 12, 13, 14 घंटे काम करता हूँ, तब जाकर मैं अपने आप को तब जाके मैं ढंग से प्रोग्राम कर पाता हूँ, तब जाकर मैं तो ये इसलिए जो है मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी हर कदम एक जंग खत्म होती है, एक संघर्ष खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। बिल्कुल। अब क्योंकि हम आखिरी पड़ाव पर चल रहे हैं तो मैं कुछ छोटे छोटे सवाल लूंगा और मैं चाहूंगा कि जल्दी से ही जवाब आप उनका दे दीजिए। 2025 के अंदर कुछ बड़े सियासी घटनाक्रम भी हो सकते हैं। बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी भी 75 साल के हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी 75 के बाद क्या लग रहा है आपको, मोदी के बाद अगला कौन? नहीं, अभी मोदी के बाद अगला कौन का कोई सवाल नहीं। मेरा अपना कैलकुलेशन है। नरेंद्र मोदी 2029 के चुनाव में भी बीजेपी का चेहरा होंगे। 29 में भी? बिल्कुल, 29 में भी बीजेपी का चेहरा होंगे। और मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2030-31 से पहले तक जो है, मुझे लगता है कि एक इलेक्शन जितवा के अगर एक जीत अगला जाते हैं इलेक्शन तो और एक इलेक्शन और जितवा कर उसके बाद वो मिड में, क्योंकि अब आयु के हिसाब से देखें तो जिस तरह से अटल जी थे, जिस तरह से मनमोहन सिंह जी थे, उनकी आयु के करीब भी अभी तो काफी समय, तो 75 होने का बाद अभी, और मुझे लगता है कि रहना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प चलिए ठीक है, इसे अलग तरीके से ले लेते हैं। नरेंद्र मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बीजेपी में आपको कौन दिखता है? बहुत सारे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को मानता हूँ। शिवराज सिंह चौहान हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, फिर उसके बाद आपके जो हैं अपने देवेंद्र फडणवीस हैं। देखिए, बीजेपी में नेताओं की कमी नहीं है, बीजेपी में बहुत नेता हैं। अभी तो आपको, क्योंकि अभी मोदी और अमित शाह हैं, अभी तो मोदी अमित शाह ये लोग जो है ना, ये लोग अभी हैं क्योंकि ये लोग दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी में नीचे बहुत नेता हैं। संघ जिस तरह से नेताओं की ग्रूमिंग करता है, आप और हम जानते भी नहीं है। मैं तो कई चीज़ें मैंने खैर देखी जाने, लेकिन मैं बता रहा हूँ संघ बहुत ज़मीनी स्तर पर नेताओं को ग्रूम करता है। तो बीजेपी में नेताओं की कोई कमी नहीं है। कोई भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। आप कल तक हम जानते नहीं थे मोदी जी होंगे। बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नजर आता है? ये बड़ा कहना मुश्किल है।
शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, कुछ भी कहना संजय मुश्किल जोशी। है, कुछ भी कहना मुश्किल है। देखिए, हाँ। बीजेपी के बारे में आजकल जो है कोई पत्रकार प्रिडिक्शन नहीं करता। हाँ। जो पत्रकार प्रिडिक्शन करता है वो बेवकूफ फेल ही साबित होता होता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अभी प्रिडिक्शन कर दूं और उसके बाद लोग कह रहे हैं बड़ा अपने आप को पत्रकार कहता था। देखो, आपका फेवरेट प्रवक्ता कौन है? कई सारे हैं, हाँ। कई सारे हैं मेरे लिए। मैं अगर अगर आप कहेंगे, कांग्रेस में अभय दुबे मेरे बहुत फेवरेट प्रवक्ता हैं। हाँ। बीजेपी में शहजाद पूनावाला, बीजेपी में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। नंबर 1 तो खैर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, नो सब डाउट। किसी के स्टाइल। सबके डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं। फिर उसके बाद जो है मेरे मित्र जो हैं प्रदीप भंडारी बहुत अच्छे हैं, प्रेम शुक्ला जी बहुत बढ़िया। तो मतलब ऐसे लंबे कई कई सारे प्रवक्ता हैं जो बहुत अच्छे डिबेट। डॉक्टर अजय आलोक जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। कांग्रेस में भी 1-2 हैं, अजय उपाध्याय बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। समाजवादी पार्टी में अगर जाएं तो अमीक जमाई जो हैं वो भले ही उनसे मेरी कई बार टकरार होती है। और आपका फेवरेट पत्रकार? मेरा फेवरेट पत्रकार एक नहीं, पत्रकार से अगर आप मेरे फेवरेट पत्रकार पूछेंगे तो मैं एक ही बात कहूंगा, मैं डॉक्टर राजेंद्र माथुर, हाँ। नवारा टाइम्स के संपादक होते। मैंने उनको देखा, उनकी पत्रकारिता देखी, बहुत करीब से देखी। अब तो नहीं है दुनिया में, बहुत सारे यंग हमारी उम्र के पत्रकार जानते भी नहीं होंगे उनका नाम, लेकिन मैंने उनको देखा तो मैं मानता हूँ कि मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सबसे ज्यादा मजा इंटरव्यू लेकर किसका आया अब तक 30 साल के नरेंद्र करियर में? मोदी नरेंद्र मोदी 2014 वाला इंटरव्यू बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। 2019 का भी बढ़िया था, उसमें भी आनंद आया। तो सबसे ज्यादा मजा तो मुझे उनका इंटरव्यू लेने में आया। राहुल गांधी इन राहुल गांधी 2029 इंटरव्यू देते नहीं, 2029 में राहुल गांधी का क्या हुआ? कह नहीं सकते, हाँ। डिपेंड करता है कि डीप स्टेट का क्या होगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो डीप स्टेट को खत्म कर देंगे। हाँ। तो अगर वो डीप स्टेट को खत्म कर देते हैं तो एक अलग कहानी होगी, डीप स्टेट खत्म नहीं हो पाता तो एक अलग कहानी होगी। योगी आदित्यनाथ का सियासी करियर? बहुत मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ, हिंदुओं को योगी आदित्यनाथ में एक नई उम्मीद की किरण दिखती है। उनको लगता है कि हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसमें योगी आदित्यनाथ जिस तरह से स्टैंड लेते हैं। दक्षिण का योगी कौन नजर आता है? दक्षिण का योगी पवन कल्याण। वहां बड़ी दिलचस्प लड़ाई हो गई है। बहुत जबरदस्त पवन कल्याण। हालांकि वहाँ अन्नामलाई भी बहुत अच्छे से हाँ। काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है तमिलनाडु में अभी जगह बनाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पवन कल्याण जो हैं वो बहुत तेजी से उभर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कोई ऐसा मोमेंट पत्रकारिता में जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, याद आता हो अभी तक के करियर में? नहीं, बहुत सारे मोमेंट है, याद करने लगूंगा तो बहुत सारे मोमेंट है। सबको लिखना, सहेज पाना। सबसे बड़ा इवेंट जो आपने कवर किया हो अब तक का? सबसे बड़ा इवेंट मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी की 2014 की जो अमेरिका यात्रा थी, मेडिसन स्क्वायर ग्राउंड में जो सभा हुई थी, हाँ। वो जबरदस्त थी। वहाँ मैं तुलसी गबार्ड से मिला और बाकी लोगों से, तो मुझे लगता है वो एक बहुत ग्रैंड वो था। हालांकि उसके बाद जो है व्हाइट हाउस में भी जो प्रधानमंत्री की मीटिंग्स हुई अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ, उसकी रिपोर्टिंग भी एक अपने आप में अनुभव था। तो ऐसे कई इवेंट है, लेकिन हाँ मतलब अमेरिका यात्रा जो है वो बड़ी दिलचस्प होती है। हालांकि अटल जी के साथ पाकिस्तान की यात्रा भी एक अलग अनुभव वाली है। अटल जी के साथ 2003 में मैं पाकिस्तान गया था, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अफ़गानिस्तान जो मुझे जाने का मौका मिला नरेंद्र मोदी के साथ, वो भी इंटरेस्टिंग थी। ऐसी कई चीज़ें मुझे लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे बेहतर प्रधानमंत्री आपको कौन लगता है? अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह? नहीं, मैं कहूँगा सबसे बेहतर प्रधानमंत्री जो है मैं नरेंद्र मोदी को मानता हूँ। देखिए, अटल जी के साथ क्या, अटल जी बहुत कवि हृदय, बहुत नरम दिल, बहुत अच्छे इंसान, ठीक है ना, लेकिन उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, एक बात थोड़ा सा। लेकिन दूसरी बात ये थी कि अटल जी थोड़ा थोड़ा जो है ना कड़े फैसले लेने की स्थिति में नहीं थे, या वो लेना नहीं चाहते थे। लेकिन मोदी जी के साथ एक अच्छी चीज़ है, वो ठोक के काम करते हैं, और मुझे लगता है देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो ठोक के काम करे। क्रिकेट देखते हैं सर? पहले बहुत देखता था, खेलता भी था। सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन लगता है? अब आज के तो मुझसे पूछेंगे, मुझे खिलाड़ियों का नाम भी याद नहीं, लेकिन हाँ मेरे लिए फेवरेट मेरे कपिल देव होते थे। कपिल देव जो बॉलिंग करते थे, मैं उनके स्टाइल में बॉलिंग करने की कोशिश करता था। आपकी नई किताब कब आ रही है? कह नहीं सकता, लेकिन 2-3 विषय हैं जिन पर रिसर्च का काम काफ़ी हुआ है। तो जैसी समय मिलेगा, और समय मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी भी आ सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आप हमारे साथ आए, इस पॉडकास्ट में आप हमारे साथ जुड़े, और बेबाकी से निष्पक्ष तरीके से, क्योंकि आप पत्रकारिता भी करते हैं और भाई डरते नहीं है। राष्ट्रवादी पत्रकारिता डंके की चोट पर अगर किसी करने के लिए जाना जाता है तो वह अशोक श्रीवास्तव सर ही। आज भी आपने बड़ी ही बेबाकी से अपने सभी सवालों का जवाब दिया, और इस पॉडकास्ट को देखने के बाद शायद उन लोगों की आंखें खुल गई होंगी जो अब तक ये समझ नहीं पाए थे कि आखिर
असली अंबेडकर की सोच को लेकर कौन बढ़ रहा है, देश के अंदर किस तरीके के माहौल को क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, और विदेशों से बैठकर कैसे भारत का माहौल बिगाड़ने की भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो एक बार और देखिएगा, फिर नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू, नमस्ते।